हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोट टू कोड। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान रशीद और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 फॉर कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा लेक्चर 2 है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेक्चर नंबर 2 ऑफ कंप्लीट पाइथन कोर्स, व्हाट इज वेरिएबल। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। इसके बारे में लेक्चर 1 में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। यहाँ पर भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। जैसे हम लोग सिंपल से एग्जाम्पल लिए थे, a इज इक्वल्स टू 10। अब a क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। a क्या है, वेरिएबल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, एक वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है। किसको स्टोर कर रहा है, इस 10 को स्टोर कर रहा है। 10 किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो इंट यहाँ पर एक आपका लिटरल हो गया यहाँ पे 10, और ये 10 स्टोर कर रहा है। ये आइडेंटिफायर जो कि वेरिएबल है यहाँ पे आपका, तो वो स्टोर कर रहा है। यानी ए के अंदर क्या जा रहा है, हमारा 10 जा रहा है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर ये इक्वल टू क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर के लैंग्वेज में, कोडिंग के लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो वेरिएबल होता क्या, अ वेरिएबल इज अ नेम यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। जो आपका मेमोरी होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो वहां पे जो नाम यूज कर रहे हैं ना, उसी नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर a इक्वल्स टू 10 है, तो ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल, जो कि किस टाइप का है, यहाँ पर इंट टाइप का है। दूसरा हमने लिया यहाँ पे नेम इक्वल्स टू बोट टू कोड, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो ये किसके अंदर स्टोर हो रहा है, नेम वेरिएबल के अंदर। तो नेम के अंदर जो गया है वो किस टाइप का है, ये लिटरल आपका किस टाइप का है, तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग टाइप का, str, जो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, किस वेरिएबल के अंदर, नेम। एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे आपका, इन पाइथन, पाइथन में क्या होता है, we don't actually assign values to variables. Instead, Python gives the reference of the object to the variable. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोगों ने लेक्चर 1 में भी देखा था कि पाइथन के अंदर हम लोग जो भी कुछ देखने वाले हैं ना, वो सब आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ही दिखेगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखना है, और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो, इतना काफी। अगर आपने समझ लिया है कि वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है जो कि स्टोर करता है किसी ऑब्जेक्ट के वैल्यू को या फिर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को, इस तरीके से आप कह सकते हो, तो वो हमारा क्या है, वो वेरिएबल है। तो होप इस स्लाइड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, रूल्स ऑफ नेम ऑफ वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स। अब वेरिएबल या आइडेंटिफायर्स का हम लोग नेम लिखते हैं। नाम जो लिखेंगे, तो नामकरण जब भी करेंगे तो उसका एक रूल होता है, एक फॉर्मेट होता है, जिसको हमें फॉलो करना होता है कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर इसे आप फॉलो नहीं करोगे ना, तो आपको मतलब काफी सारे एरर्स का, मिस्टेक्स का, आपको काफी सारे बग का आपको मतलब सामना करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग नेमिंग करना सीख लेते हैं, क्योंकि नेमिंग का जरूरत पड़ेगा। हम लोग कुछ भी करेंगे, जैसे आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के अंदर क्या आता है, आपका वेरिएबल आता है, क्लास आता है, फंक्शन के नेम आते हैं। तो ये सारे को जब अपन लिखेंगे, तो इसका अगर रूल पता होगा तो हम उसी हिसाब से लिखेंगे। वरना अगर गलत लिख दिए तो वही इसी में अटक जाएंगे आइडेंटिफायर में, कि आइडेंटिफायर का नाम ही हम गलत लिख रहे हैं, तो फिर आगे का प्रोसेस तो गलत ही होगा। तो इसीलिए पहले हम लोग नेमकरण सीख लेते हैं कि नाम कैसे लिखते हैं। जैसे पहला रूल है यहाँ पे, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर या अंडरस्कोर। यानी आपका जो भी नेम है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे NUM, तो ये क्या है, ये आइडेंटिफायर का नाम हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, एन यहाँ पे लेटर है, हाँ लेटर है। क्या इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, अंडरस्कोर हमने ले लिया, उसके बाद NUM, तो ये भी करेक्ट है, हाँ ये भी करेक्ट है, मतलब ये और ये करेक्ट है। सेकेंड क्या बोल रहा है, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। जैसे हमने लिखा 9NUM, तो इस तरीके का हम लोग गलती, मिस्टेक नहीं कर सकते हैं कि किसी भी नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी आइडेंटिफायर का नाम। थर्ड है, नो स्पेशल कैरेक्टर,
यानी कि जो स्पेशल कैरेक्टर होता है उसका हम लोग यूज नहीं करेंगे अपने आइडेंटिफायर के अंदर, कभी भी यूज नहीं करेंगे। जैसे नेम NUM हमने लिख लिया और @ लगा दिया, तो इस तरीके का हम कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करते हैं अपने आइडेंटिफायर को लिखने में। फिर केस सेंसिटिव, मतलब अगर हमने लिखा A = 10 और फिर लिखा A = 10, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ये A जो है स्मॉल a है, ये A जो है कैपिटल है, तो ये दोनों अलग अलग है। ये A और कैपिटल A दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको की पॉइंट्स आप बोल सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप माइंड में रख सकते हो, और आइडेंटिफायर को आप लिखने में फिर कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो रूल क्या है आपका, नाम जब भी आप लिखोगे किसी भी फंक्शंस का या फिर आप क्लास का या फिर आप वेरिएबल्स का नाम लिखोगे, तो आप याद रखो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो या तो आप लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कभी भी उसके अलावा किसी और चीज से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप जब भी कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं करो, ये तो हो गया। स्पेशल कैरेक्टर का कभी भी यूज नहीं करोगे अपने वेरिएबल का, या तो बीच में या तो एंड में या तो स्टार्टिंग में, कहीं पे भी आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करोगे। और लास्ट है केस सेंसिटिव, यानी अगर आप कहीं पे स्मॉल में लिख रहे हो वेरिएबल को और उसे एक्सेस कर रहे हो तो स्मॉल लेटर में ही आप करोगे, कैपिटल में लिख रहे हो तो कैपिटल में ही करोगे, आप दोनों के कॉम्बिनेशन में कर रहे हो तो उसी में करोगे। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो कि हमने यहाँ पर नम लिखा और आगे जाके एक्सेस कर रहे हैं इसको NUM से, कि भाई ये तो सेम ही है। सेम नहीं है, ये अलग है, ये सारे स्मॉल में है, ये अलग है। इसी को हम लोग केस सेंसिटिव बोलते हैं। होप समझ में आ गया होगा। तो इस स्लाइड में उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। व्हाट इज डेटा टाइप? तो डेटा टाइप क्या होता है? तो डेटा टाइप के बारे में आपको मैं बता दूं कि पाइथन जो होता है वो डायनेमिकली टाइप्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा A = 10, तो आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे कुछ लिख करके नहीं बताना पड़ा कि ये किस टाइप का है। जैसे और सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वहां पे आप लिखते हो इंट A = 10, उसके बाद ठीक है सेमीकोलन ये सब लगाते हो, वो अलग सी बात है, लेकिन यहाँ पे टाइप को आप एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हो। तो यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ये आपको काम नहीं करना होता है, ये काम नहीं करना होता है। आप डायरेक्ट लिखोगे A = 10 और यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पाइथन जो होता है वो क्या होता है, डायनामिकली टाइप्ड होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देख लो। अब डेटा टाइप के अंदर में हम अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर, यानी कि वेरिएबल स्टोर जो कर रहा है जिस वैल्यूज को, उस वैल्यूज का उस डेटा का क्या टाइप है, उसी को डिफाइन करता है डेटा टाइप, और कुछ भी नहीं है। किस किस टाइप के डेटा टाइप होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं हम। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप में str आता है आपका। यहाँ पे अलग से आपको कैर ये सब नहीं बताना पड़ता है। यहाँ पे आप अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हो, जैसे जनरली आप एक कैरेक्टर को लिखते हो तो उसको हम लोग अदर प्रोग्रामिंग में कैर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा कैर स्ट्रिंग सबके लिए एक ही टाइप है, वो है str। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप। तो अब इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस इन सबको एक कैटेगरी में रखा गया है जिसका टाइप न्यूमेरिक हम बोलेंगे। फिर होता है सीक्वेंस टाइप। यहाँ पे लिस्ट, टपल, रेंज, इस तरीके का जो भी है हम किसके अंदर रख देते हैं, सीक्वेंस टाइप में। नेक्स्ट मैपिंग टाइप, जहां पे डिक्ट। नेक्स्ट है हमारा सेट टाइप्स, सेट और फ्रोजन सेट, इसमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बूल टाइप, जिसको हम बुलियन टाइप भी बोलेंगे, जहां पे बूल आ जाए BOOL सब स्मॉल में। उसके बाद हमारा बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप में बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू, तो ये सारे हमारे बाइनरी टाइप के अंदर आ जाते हैं। और लास्ट में हम नन टाइप देखने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पे नन एक आपका यहाँ पे डेटा टाइप है जिसको हम आगे देखेंगे, तो ये किस टाइप के अंदर, नन टाइप के अंदर में आ जाता है। तो होप यहाँ पे समझ में आया होगा। अब वन बाय वन इसको हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को एक आगे लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं काफी डिटेल में। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिंग को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे, इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर एरेज ऑफ बाइट्स representing Unicode characters. A string is a collection of one or more characters put in a single quote, double quote और triple quote. तो इसी को हम लोग string बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें यहाँ पे कैर, अब यहाँ पर हमने लिया लेट सपोज A, तो क्या ये string टाइप है? हाँ। उसी तरीके से हमने लिया कैर, लेट सपोज ABC, तो क्या ये string टाइप है? हाँ। उसी तरीके से हमने लिया नेम,
इज इक्वल्स टू, लेट सपोज यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने यूज किया और वहां पे ए बी सी, तो क्या ये स्ट्रिंग टाइप है? हाँ। तो यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड, डबल, ट्रिपल हम यूज कर सकते हैं और वो किसके अंदर स्टोर होता है? वो आपका str क्लास के अंदर स्टोर होता है, जो कि str एक टाइप है, आपका डेटा टाइप के अंदर काउंट होता है ये। अच्छा, अब यहाँ पर स्ट्रिंग तो समझ में आ गया होगा, ये सारे के सारे स्ट्रिंग के अंदर ही काउंट होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन पाइथन देयर इज नो कैरेक्टर डेटा टाइप। यहाँ पे पाइथन के अंदर कोई भी कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है, इसीलिए एज अ आइडेंटिफायर हमने CHR लिखा है, CHAR हमने लिखा है, और यहाँ पे आप इस पे कोडिंग करके ये वेरिएबल का नाम आप यूज कर सकते हो, कोई एरर नहीं आने वाला है, क्योंकि कैर करके यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है पाइथन के अंदर। अ कैरेक्टर, अगर आप बात करेंगे, अ कैरेक्टर इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है कैर इक्वल्स टू, कैर के अंदर हमने स्टोर किया है ए स्ट्रिंग को, तो ये ए क्या है? स्ट्रिंग ही होगा जिसका लेंथ कितना है? 1 होगा। ऐसा नहीं है कि इसको कैरेक्टर के अंदर हम रख देंगे। इट इज अ रिप्रेजेंटेड बाय अ str क्लास, तो वही मैंने कहा कि ये str क्लास के अंदर जाएगा सबका सब। इस वाले स्लाइड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ स्ट्रिंग के। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्ट्रिंग 1 हमने लिया है। अब सबसे पहले आइडेंटिफायर का नाम हमने करेक्ट लिया है क्या? हाँ। 1 यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, मिडिल में या फिर आप एंड में 1 का यूज कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हो किसी भी नंबर का यूज। तो स्ट्रिंग 1 लिख सकते हैं, स्ट्रिंग 2 लिख सकते हैं, स्ट्रिंग 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, स्ट्रिंग 4 लिख सकते हैं, कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे स्ट्रिंग 1 जो हमने लिया एग्जाम्पल 1 के अंदर, यहाँ पे उसके अंदर हमने एक सिंगल कोट के अंदर बोट टू कोट लिखा है, जो किस क्लास से बिलोंग करेगा? str क्लास से बिलोंग करेगा, जो कि स्ट्रिंग टाइप है हमारा पाइथन के अंदर, और ये स्टोर किस वेरिएबल के अंदर हो रहा है? स्ट्रिंग 1 वेरिएबल है, उसके अंदर ये स्टोर हो जाएगा। अगर अपन प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट में क्या आएगा? बोट टू कोड, और इसका टाइप अगर अपन चेक करेंगे तो क्लास हमारा str आएगा। एग्जाम्पल टू अगर अपन देखें तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से हमने लिखा है बोट टू कोड, जो कि ये भी क्या है? स्ट्रिंग है, str क्लास से बिलोंग कर रहा है, और ये अगर आप स्टोर करवा रहे हो किसके अंदर? स्ट्रिंग 2 के अंदर आप स्टोर करवा रहे हो, और इसको जब आप प्रिंट करवाओगे ना, प्रिंट स्ट्रिंग 2, तो यहाँ पर बोट टू कोड आउटपुट दिखेगा, और अगर इसका टाइप प्रिंट करवाओगे तो वो क्लास str से बिलोंग करेगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रिंग 3 यानी एग्जांपल 3 में स्ट्रिंग 3, और यहाँ पर हमने ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा लिया है हमने, जिसके अंदर हमने लिखा है बोट टू कोड, उसको अपन स्टोर कर रहे हैं किस वेरिएबल के अंदर? स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और जब प्रिंट करवाएंगे तो इसका भी आउटपुट बोट टू कोड आएगा, और यहाँ पे इसका टाइप आप चेक करोगे तो str मतलब क्लास किसके अंदर आएगा? str वेरिएबल के अंदर, str क्लास के अंदर ये लाई करेगा। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 4 लिया है, और यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिखा आई लव बोट टू कोड, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लव, उसके नेक्स्ट लाइन में बोट टू कोड लिखा है। अब इसे जब अपन प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा वो अपन चेक करेंगे, और उसी तरीके से फिर इसका टाइप चेक करने वाले हैं। तो इस एग्जांपल को हम करके देखेंगे। वैसे सारे एग्जांपल को यहाँ पे करके 1 बाय 1 हम लोग चेक करेंगे, लेकिन होप कि आपको समझ में आया होगा। स्ट्रिंग का सारे एग्जांपल हम लोग एक साथ कर लेंगे। पहले एक बार स्लाइड को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, वैसे स्ट्रिंग हम लोग एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे और डेप्थ में हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे जितना जरूरत है हम उतना देख लेते हैं। तो इंडेक्सिंग, क्या स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग अलाउ है? हाँ, स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग अलाउ है। अब ये इंडेक्सिंग क्या होता है? तो जैसे हमने एक नेम वेरिएबल लिया है जो कि किस टाइप से बिलोंग कर रहा है? स्ट्रिंग। कैसे पता चला? क्योंकि इसके अंदर जो लिटरल है वो किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का लिटरल है। अगर नेम का आप टाइप प्रिंट करवाओगे ना तो वो क्लास str आएगा, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है हमारा नेम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इस स्ट्रिंग का यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 से 10, तो टोटल लेंथ इसके कितने हो गए? 11। अगर इसका लेंथ अपन प्रिंट करवाए कि लेंथ ऑफ नेम कितना हो जाएगा? len एक फंक्शन है पाइथन के अंदर, जो इसके अंदर आप यहाँ पर नेम अगर पास करवाओगे तो ये लेंथ ऑफ नेम क्या आपको दे देगा? ये आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करेगा ये आउटपुट में क्या आएगा ये अपन चेक करेंगे VS कोड के अंदर, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं तो ये कितना रिटर्न करेगा? 11। 1 से 10 तक
तो 10 हो गया। 0 भी अपन काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 से 10 में टोटल कितने डिजिट आ गए हमारे पास? 11, तो इसीलिए 11 आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज तो समझ में आ गया। और पाइथन के अंदर जब भी आप जैसे कलेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर लिस्ट देखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे टपल्स देखने वाले हैं, इसी तरीके से स्ट्रिंग देखने वाले हैं, तो यहाँ पर ये सारे जब आप काउंटिंग करोगे ना, तो ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है आपका इंडेक्स। इसी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। 0 से स्टार्ट करोगे और 1 बाय 1 एक एक बढ़ा करके चलोगे और एंड तक अब चले जाओगे। यहाँ पे एंड क्या हो रहा है? ई से, तो ये आपका हो गया इंडेक्स। जो मैंने 0 से 10 तक लिखा है वो इंडेक्स हो गया किसका? ये नेम वेरिएबल जो हमने स्ट्रिंग लिया, इस स्ट्रिंग का इंडेक्स हो गया। तो इंडेक्स समझ में आ गया। अगर आप इसे एक्सेस करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे हमने अगर लिखा NAME यानी वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट, और इस इंडेक्स में से यानी 0 से 10 में से कुछ भी लिखा, सपोज यहाँ पे हमने 7 लिखा, तो यहाँ पे अगर इसे अपन प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट में ये क्या आ जाएगा? आउटपुट में आपके अंदर क्या आ जाएगा? यहाँ पे देख सकते हो इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो नेम ऑफ 7, नेम ऑफ 7 का मतलब है कि 7th इंडेक्स पे क्या है आपका? तो 0 पे तो B है, 1 पे O है, तो 7 पे क्या हो जाए? 7 पे C रखा हुआ, कैपिटल C, तो यहाँ पे कैपिटल C आपका आउटपुट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर नेम ऑफ 0 पे चेक करोगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल B आ जाएगा। नेम ऑफ 1 पे अगर चेक करोगे तो क्या आएगा? स्मॉल o आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप यहाँ पे उसको एक्सेस भी कर सकते हो गया? यहाँ पे समझ में आ गया? तो इंडेक्सिंग होप समझ में आ गया। उसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है क्या? हाँ, यहाँ पर निगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है। निगेटिव इंडेक्सिंग, अगर आपका इंडेक्सिंग पॉसिबल है, जैसे लिस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, टपल पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो तो अलाउ है ही, उसी तरीके से निगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउ होता है। तो यहाँ पे जस्ट इसको रिवर्स लिखना शुरू कर दो, -1 -2। जैसे एक एग्जाम्पल, छोटा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने लेट सपोज लिया NAME इज इक्वल्स टू क्या लिया? कोड। अब इसका अगर पॉजिटिव इंडेक्स की आप बात करोगे तो क्या आएगा? कलर चेंज कर ले रहा हूं मैं, वेट। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव इंडेक्स की बात करें तब तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 और 3। लेंथ कितना होगा इस स्ट्रिंग का? 4। अच्छा, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, तो 0 से 3 तक ये गया है हमारा स्ट्रिंग। अच्छा, इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है, हाँ। तो -1 इसका हो जाएगा, -2 इसका हो जाएगा, -3 इसका हो जाएगा, -4। तो याद रखना, निगेटिव इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है वो माइनस से, -0 नहीं लिखोगे, ठीक है ना? वो -1 से स्टार्ट होता है निगेटिव इंडेक्सिंग, और अपोजिट डायरेक्शन में ये चलता है। तो ये हो गया। और अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तो 0 से स्टार्ट करना है, और लेंथ -1, लेंथ कितना है? 4, तो 4 -1 3, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे एट द एंड। तो ये होप समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ये हो गया आपका निगेटिव इंडेक्सिंग। इस तरीके से निगेटिव इंडेक्सिंग का भी सेम प्रोसेस, अगर इसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो, लेट सपोज नेम NAME नेम ऑफ -2, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? आउटपुट। तो आउटपुट अगर इसको चेक करवाओगे, अगर प्रिंट करवा रहे हो इसको, तो आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो आउटपुट चेक कर लो, -2 पे क्या है? तो -2 पे D रखा हुआ है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? D आंसर। समझ में आ रहा है? तो होप इस स्लाइड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इंडेक्सिंग से रिलेटेड। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, भाषण। भाषण में क्या लिखा हुआ है? इंडेक्सिंग अलाउज अस टू रिट्रीव अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम a string. We can use positive indexing from left to right starting from 0, और नेगेटिव इंडेक्सिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम -1। वही चीज मैं आपको जो बताया एग्जैक्टली वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस स्लाइड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब यहाँ पे याद रखना, अगर आप इंडेक्सिंग परफॉर्म कर सकते हो तो इसका मतलब है कि वहां पे स्लाइसिंग भी परफॉर्म कर सकते हो। ये कुछ की पॉइंट्स है जो एक्सपीरियंस के साथ आता है, जो आप विजुलाइज कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो इसका मतलब है कि स्लाइसिंग स्ट्रिंग में कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। उसी तरीके से लिस्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं, टपल पढ़ने वाले हैं, तो इन सब के अंदर भी इंडेक्सिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब स्लाइस नाम से समझ में आ रहा है, स्लाइस स्लाइस। तो सपोज यहाँ पे अगर हम बोर्ड टू कोड यहाँ पे देख पा रहे हैं, बोर्ड टू कोड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तो नेम वेरिएबल हमने लिया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और इसके अंदर आप देख सकते हो जो हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, बोर्ड टू कोड स्टोर करवा रहे हैं। अब हमें चाहिए कि सिर्फ हमें 2 चाहिए, इस बोर्ड टू कोड में से सिर्फ हमें 2 चाहिए एज अ आउटपुट, या फिर एज अ आउटपुट हमें सिर्फ कोड चाहिए। तो इस तरीके का जब आपको कोड लिखना होगा तो वहां पे आप क्या करोगे? तो वहां पे आप स्लाइसिंग का यूज करोगे। तो स्लाइसिंग में हमें क्या करना होता है? तो देख लो, अब जो वेरिएबल है वो वेरिएबल आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे NAME हमने लिख दिया। उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखने के बाद आप क्या करोगे यहाँ पे कि स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टॉप
या एंड भी बोल सकते हो इसको, तो स्टॉप मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, या एंड भी बोल सकते हो, कॉलन उसी तरीके से फिर यहाँ पे स्टेप। तो ये होता है। अब स्टार्ट जो होता है वो आपका इंक्लूडेड होता है, मतलब ये आप इंक्लूड करोगे हमेशा, तो ये आप इंक्लूड करोगे। स्टॉप जो होता है वो जो लास्ट वाला होता है ना वो हमेशा एक्सक्लूडेड होता है, तो ये आप एक्सक्लूडेड होता है, ये एक्सक्लूडेड। और स्टेप जो होता है अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, +1 से आगे जाओगे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो एक एक करके आप आगे बढ़ोगे, और अगर आप यहाँ पे कुछ दे रहे हो तो फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ना होगा। तो ये कहने का मतलब हो गया। तो स्टार्ट का मतलब क्या हो गया, स्टार्ट का मतलब हो गया इंडेक्स, इंडेक्स टू बिगनिंग, इंक्लूसिव, ये इंक्लूड करेंगे हम। डिफॉल्ट कहाँ से होता है, 0 इफ ओमिटेड। एंड की बात कर ले या स्टॉप की बात कर ले, कहाँ पे करेंगे, इंडेक्स टू स्टॉप, स्टॉप जो एग्जैक्टली स्टॉप वैल्यू होता है तो वो एक्सक्लूसिव होता है, उसके जस्ट पीछे तक हम स्टॉप करते हैं। डिफॉल्ट टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग इफ ओमिटेड। स्टेप क्या होता है हमारा, द इंटरवल बिटवीन द इंडाइसेस, इंडाइसेस का इंटरवल होता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। अगर स्टेप में आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट 1 1 इंटरवल होगा, एक एक का गैप रहेगा, और नहीं तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कितने का आप स्टेप रखना चाह रहे हो, वो मैं कोडिंग के दौरान बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लेते हैं, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम करना चाह रहे हैं एक एग्जाम्पल हम लेते हैं छोटा सा, NAME पहली बात, उसके अंदर हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, लेट सपोज कोड CODE, हमने कोड लिया और ये एक स्ट्रिंग है, हाँ है, किसके अंदर, किस वेरिएबल के अंदर जा रहा है, नेम वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर रहे हैं इस स्ट्रिंग को जो कि कोड है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो मैं सब अभी स्मॉल ही ले रहा हूँ, तो CODE, यहाँ पे आपका कोड स्मॉल में है सब। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, तो नेम ऑफ, हमने हमने क्या लेना है, हमें लेना है सपोज 1 से स्टार्ट करना है और फिर कॉलन, और फिर एंड कहाँ पे करना है, लेट सपोज 3 पे करना है, 3 पे एंड करना है। ये कर दिया हमने स्लाइसिंग में, ये हमने यूज़ किया है। तो अब चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो इसका आउटपुट अगर अपन चेक करेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से, तो 0 1 2 3, तो 0 से स्टार्ट करना, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 इंक्लूसिव है, इंक्लूड होगा मेरे आउटपुट में, हाँ, तो 1 इंक्लूड होगा मतलब ओ मेरे आउटपुट में इंक्लूड होगा, मतलब प्रिंट हो जाएगा। 1 के बाद यहाँ पे स्टेप वैल्यू कुछ दिया हुआ है, नहीं, स्टेप यहाँ पे यूज ही नहीं किया गया, स्टेप में कुछ भी यूज नहीं किया गया, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, +1, +1। तो अभी तो 1 को हमने प्रिंट किया, 1 में 1 ऐड करेंगे, +1, जस्ट एक आगे जाना है तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो इंडेक्स 2 भी प्रिंट हो जाएगा। तो इंडेक्स 2 पे क्या रखा हुआ है, D, तो D भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, 2 के बाद इंडेक्स के बाद 2 इंडेक्स के बाद जस्ट 1 और ऐड करना है 3, तो 3 आ गए हम लोग। लेकिन 3 प्रिंट होगा या नहीं होगा ये चेक करना है, तो 3 क्या है, लास्ट है यानी स्टॉप है, 3 तो स्टॉप है, स्टॉप वैल्यू है 3, यही तो है आपका स्टॉप वैल्यू या एंड वैल्यू। और जबकि हमने यहाँ पे देखा है कि एंड वैल्यू तो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करते हैं अपने आउटपुट में, मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये ई प्रिंट नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो कहने के बाद मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, OD, बस यही आउटपुट होगा इस कोड का। होप समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो CODE के अंदर आपको अगर OD सिर्फ चाहिए तो आपको क्या क्या लिखना होगा, प्रिंट नेम, और उसके अंदर स्लाइस कैसे करना होगा, 1 से 3, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो OD को, बस इसी को अपन स्लाइसिंग बोलते हैं। तो स्लाइसिंग समझ में आ गया। अब स्लाइसिंग में क्या, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते थे क्या, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, NAME ऑफ कॉलन, कॉलन, बस, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं, ना स्टार्ट का वैल्यू दिया है, ना स्टॉप का वैल्यू दिया है, ना स्टेप का वैल्यू दिया है, तब भी ये एक्सेप्टेबल है, तब भी ये करेक्ट है। यस, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाला है। ये आपका ऑप्शनल होता है, मतलब स्टार्ट स्टॉप स्टेप वैल्यू आप दोगे तो ये ऑप्शनल होता है। अगर आप नेम डायरेक्ट कॉलन कॉलन यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाता है, इससे कोड ये समझता है, इंटरप्रेटर से ये समझता है कि आपको सब कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ नहीं दिया मतलब 0 से आपको स्टार्ट करना है, और एंडिंग भी आपने कुछ नहीं दिया तो मतलब पूरा एंड तक जहां तक जा रहा है स्ट्रिंग, पूरा स्टार्टिंग 0 इंडेक्स से लेकर के पूरा आखिरी इंडेक्स सब कुछ आप प्रिंट करवाने वाले हो यहाँ पे। तो जब इसको प्रिंट करवाओगे तो नेम में पूरा आउटपुट क्या आने वाला है इसका, इसका आउटपुट आ जाएगा हमारा CODE, ये पूरा आउटपुट आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है। अच्छा, और क्या चीज़ है यहाँ पे? क्या यहाँ पे नेगेटिव स्लाइसिंग भी अलाउ है क्या? नेगेटिव, हाँ, जब नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउ है तो यहाँ पे स्लाइसिंग भी अलाउ है। यानी कि अगर आप यहाँ पर नेगेटिव कोड के थ्रू मैं समझा दूंगा, तो यहाँ पर नेगेटिव स्लाइसिंग भी अलाउ है, कोई इशू नहीं आने वाला है वहां पे भी। चलो, होप इस वाले स्लाइड में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्ट्रिंग मेथड्स। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स है जो आपको ध्यान में रखना होगा। वैसे तो आप अगर कभी कोडिंग करोगे वहाँ पर अगर स्ट्रिंग मेथड जो फेमस है वो तो आपको कोडिंग जब ये कोर्स कंप्लीट होगा वहां तक आपको याद हो जाएगा, लेकिन जो रेयरली यूज होता है या फिर कम यूज होता है, तो अगर वो कभी आपको यूज करने की जरूरत पड़ रही है तब आप सीधा गूगल पे सर्च कर सकते हो और वहां से फिर आप उस मेथड का यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हर एक चीज को मगअप करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कुछ यहाँ से आपको गूगल से लेकर के यहाँ पे कुछ मेथड्स, इंपॉर्टेंट मेथड्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन दे दिया है और इसको आप थोड़ा देख सकते हो। तो स्ट्रिंग मेथड्स में ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे ये इस स्लाइड में भी मैंने दिया है, उसी तरीके से यहाँ पे हमने यूज किया है और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स थे वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। इसको आप देख लोगे, ठीक है ना। जो भी हमने स्ट्रिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज था, जो हमें देखना था, वो हमने देख लिया है। अब इस पे थोड़ा अपन कोडिंग करके इसको चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई सब कुछ हमने अभी जो देखा है वो सही है या नहीं। हमने VS कोड ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे हम लोग पाइथन का, जो कि लेक्चर 2 करके यूज कर लेते हैं, lecture2.py। .py एक्सटेंशन देना मत भूलना, क्योंकि .py ये बताता है कि ये पाइथन का फाइल है और इसके अंदर जो कोड आने वाला है वो पाइथन का कोड आने वाला है। हमने स्ट्रिंग के बारे में बात किया है और स्ट्रिंग में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जैसे हमने स्ट्रिंग को अगर मान लो कि हमने नेम वेरिएबल लिया और इसके अंदर अपन सिंगल कोट पहले अपन यूज करते हैं जिसमें अपन सिर्फ कोड लिखते हैं, और इसको अगर अपन प्रिंट करवाएंगे तो क्या आने वाला है वो चेक कर लेते हैं। तो प्रिंट नेम, और इसका टाइप भी अपने को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट टाइप। टाइप एक आपका मेथड है जो यहाँ पे यूज कर सकते हो, टाइप ऑफ नेम, ठीक है ना, टाइप ऑफ नेम। यहाँ पे आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन बटन। चलो, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर टाइप क्या है, प्रिंट क्या हुआ है। नेम वेरिएबल के अंदर हमने कोड लिखा था सिंगल कोड के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोड एज इट इज चला गया किसके अंदर, नेम के अंदर, और उसे जब अपन प्रिंट करवाए हैं तो COD आपका कोड प्रिंट हो गया है। और उसके नेक्स्ट लाइन में अपन उसका टाइप प्रिंट करवा रहे हैं, तो टाइप किस क्लास के अंदर आता है, क्लास STR के अंदर। तो ये यहाँ पे क्लास STR दिख रहा है। होप समझ में आ गया। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब इसी को अगर मान लो अपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करवाएंगे तो नेम और इसका प्रिंट टाइप ऑफ नेम आफ्टर सेविंग, और यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी भी वही है कोड, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हुआ है, STR क्लास का है इसका टाइप। समझ में आ गया। यानी कि यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि सिंगल कोड, डबल कोड, या इसी का मान लो ट्रिपल कोड भी हम यूज करते हैं, तो कोड ये हमने यूज किया है। अब इसे अपन आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन बटन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोड प्रिंट हो गया और उसके बाद उसका नेक्स्ट लाइन में टाइप यहाँ पे क्लास STR आ रहा है। मतलब कि एकदम सब कुछ करेक्ट है। आप सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको प्रिंट करके अपन चेक भी कर लिए, और यहाँ पे उसका टाइप भी देख लिए, टाइप क्या है। नेम इज इक्वल्स टू हमने लिया है, जनरली डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए, तो अच्छा होता है ये, तो इसलिए इसको आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बोर्ड टू कोड ये हमने यूज किया है, ठीक है, बोर्ड टू कोड। और उसके बाद अपने को क्या करना है, इंडेक्सिंग देखना है, तो प्रिंट करेंगे। और नेम ऑफ इंडेक्स कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी इंडेक्स चाहिए हमें, तो इंडेक्स 0 पे क्या रखा हुआ है, तो इंडेक्स 0 पे क्या रखा हुआ है वो चेक करना है। तो आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन बटन, तो इंडेक्स 0 पे क्या रखा हुआ है, B रखा हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, तो इंडेक्स 0 पे B रखा हुआ है, तो ये हमें दिख रहा है। थोड़ा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो इंडेक्स 0 पे क्या रखा हुआ है, B, तो यहाँ पर आउटपुट में यहाँ पे B हमें दिख रहा है। उसी तरीके से अगर इंडेक्स मान लो आपको चाहिए कि इंडेक्स मान लेते हैं 7 पे, क्या है इंडेक्स 7 पे, तो आप काउंट करके यहाँ पे देख सकते हो क्या है इंडेक्स 7 पे, तो चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है 7, सेवन्थ इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, C रखा हुआ है, C। तो एक बार इसका आउटपुट चेक कर लेता है। देखो आउटपुट में भी क्या आया, C। तो इसका मतलब है
कि हमने जो इंडेक्सिंग सीखा है तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, निगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउ है, चेक कर लेते हैं। तो सी का अगर सी ही अगर हम मान लो सी या ओ प्रिंट करवाना चाहिए, ये वाला ओ, हमें क्या करना है, ये जो ओ है ये ओ, ये टी मान लो, टी को एज ए निगेटिव इंडेक्सिंग से हम करना चाह रहे हैं, टी को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं बोर्ड टू कोर्ट में, जो टू है, टू का टी जो है अपन प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, पर वो कैसे, निगेटिव इंडेक्सिंग से। तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। तो -7 पे क्या आ जाएगा, -7 पे टी रखा हुआ है तो टी आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन बटन, तो देखो टी रखा हुआ है तो यहाँ पर टी आ गया आपका। निगेटिव इंडेक्सिंग से भी ये काम हमने कर लिया। तो होप पॉजिटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। अच्छा, अब स्लाइसिंग भी देख लेते हैं। स्लाइसिंग, सबसे पहले तो एम्प्टी रख के इसको चेक कर लेते हैं। एम्प्टी इसको रखा, उसके बाद चेक करते हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं है। तो एम्प्टी का मतलब हमने बताया था कि सब कुछ प्रिंट कर देगा, जीरो से लेकर के पूरा एंड तक जो भी चीज़ है स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ प्रिंट कर देगा। क्योंकि स्टार्ट स्टेप स्टॉप जो होता है ना, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तो इसका मतलब ये करेक्ट काम करना चाहिए, तो यस करेक्ट काम करेगा और ये सब कुछ स्ट्रिंग का प्रिंट करवा देगा बोर्ड टू कोड। करेक्ट। चलो, होप ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं हमने क्या करना है, सपोज इंडेक्सिंग स्टार्ट किया हमने 2 से और अपन एंड करना चाह रहे हैं कहाँ पे, सपोज 7 पे एंड करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर हमने लिया गैप 2 का, यानी दो दो का हमने गैप लिया है। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लेंगे तो भी चलेगा क्या, हाँ तो भी चलेगा। अगर कुछ नहीं लेंगे, हमने स्टेप वैल्यू कुछ नहीं लेना है तो भी चलेगा। तो 2 से स्टार्ट करना है, इंडेक्स 2 से स्टार्ट करना है, तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 क्या हो गया, ए हो गया, यहाँ ए से इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5, इंडेक्स 6, इंडेक्स 7, इंडेक्स 7 तक। लेकिन 7 तो यहाँ पे स्टॉपिंग वैल्यू है, स्टॉपिंग वैल्यू तो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब वो इंक्लूड नहीं होता है मेरे आउटपुट में। तो जस्ट एक पीछे तक हम जाएंगे और यहाँ तक मेरा पूरा आउटपुट होगा, ARDTO, ये हमारा आउटपुट आने वाला है। तो आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन बटन, चेक कर लेते हैं। देखो ARDTO है ना, तो ये आउटपुट आना था और वही आउटपुट आया है। अब मान लेते हैं स्टॉपिंग वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 का, अभी तो कुछ नहीं था, मतलब +1 करके हो रहा था। अब 2 का स्टॉपिंग, ये स्टेप वैल्यू हम 2 का ले लेते हैं कि आपका जो स्टेप होने वाला है, गैप होने वाला है, कितने का गैप। तो हमने क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 0 1 को छोड़ देना है, 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 को स्टार्ट तो करना है, लेकिन 2 के बाद फिर 2 का गैप चाहिए, ठीक है ना। 2 के बाद हमने 1 अगर कुछ नहीं दिया होता तो 1 ऐड कर देते, 2 में 1 ऐड किया 3 में 1 ऐड किया 4। तो इस तरीके से 1 1 करके हम लेते थे सबको। लेकिन इस बार 2 का गैप है, मतलब 2 में हमें 2 ऐड करना होगा। देखो यहाँ पे, यानी कि हमने 2 लेना है, तो इसका मतलब देखो इसका आउटपुट क्या आने वाला है। मैं एक बार यहाँ पे कमेंट करके दिखा दे रहा हूँ। कमेंट हमेशा पाइथन के अंदर हैश से हम करते हैं, तो हैश, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, तो आउटपुट आउटपुट क्या आने वाला है वो। तो हमने क्या करना है, 2 इंक्लूड करना है, हाँ करना है, इंक्लूड करना है। तो 2 इंक्लूड करना है, मतलब ए आएगा हमारे आउटपुट में। अच्छा, उसके बाद फिर गैप हमने लिया है, यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब गैप हमारा क्या है, 1 1 का गैप जाएगा यहाँ पे, मतलब 2 लिया है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आर तो नहीं प्रिंट होगा, इसके बाद वाला फिर प्रिंट होगा, दैट इज डी। तो इसका मतलब यहाँ पे डी प्रिंट होगा। उसी तरीके से फिर डी के बाद फिर उसके बाद वाला प्रिंट नहीं होगा, फिर यहाँ पे ओ प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे ये ओ प्रिंट होगा, तो ये ओ। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि एंड कहाँ पे जा रहा है, ये याद रखना है एंड कहाँ पे है। तो एंड कहाँ पे है, तो 7 पे है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला टी है मेरा एंड, जो कि एक्सक्लूडेड है। तो ये एक्सक्लूड होना चाहिए उससे, या तो हमें कहाँ तक रहना है, ओ तक रहना है। ये वाला जो ओ है TO2, ये ओ तक रह सकते हैं, या तो ये एक्सक्लूड होगा। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो दो दो के गैप में हमने गए थे ना, तो यहाँ पे ए आया, फिर उसका एक गैप, फिर डी आया, फिर एक गैप, फिर ओ आया। पर ये ओ जो है, ये ओ हमारा एक्सक्लूडेड होगा या नहीं होगा, तो हाँ ये ओ हमारा एक्सक्लूड होगा, तो बिल्कुल, क्योंकि टी तक हम लास्ट जा सकते हैं, ओ के बाद वाला जो टी है वहां तक जा सकते हैं, तो उससे पहले वाला तक तो हम प्रिंट करवा ही सकते हैं। तो ये ओ भी इसका मतलब आ जाएगा, तो ए डी ओ हमारा
यहाँ पे इसका आउटपुट आने वाला है। जब इसको अपन आफ्टर सेविंग के बाद रन बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट हम देख सकते हैं ADO बिल्कुल करेक्ट आउटपुट है। होप समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर निगेटिव इंडेक्सिंग करें, निगेटिव इंडेक्सिंग, तो क्या होगा यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस माइनस माइनस। अब इससे क्या प्रिंट होगा, ये कोड करेक्ट है या नहीं है, तो इससे क्या प्रिंट होगा। तो यहाँ पे चलो पहला गैप लेते हैं 1 का ही, -1 का ही। तो -1 लिया हमने, तो एक एक का गैप लेना है। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, -2 से स्टार्ट करना है। तो -2 से स्टार्ट करना है, तो -1 -2 वो इंक्लूडेड है, -2 हाँ, तो ये इंक्लूडेड है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है और एक एक का गैप लेना है। यानी कि -2 फिर -1 फिर इसी तरीके से हम जाते रहेंगे। कहाँ तक जाएंगे, -7 तक। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -7 जो है वो लास्ट है, यानी स्टॉपिंग है, एंडिंग है, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब हम सिर्फ ओ तक ही जा सकते हैं, बैक साइड से, पीछे साइड से। तो इसका मतलब हो गया कि ये ओ तक जा सकते हैं। और कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, -2 से, मतलब यहाँ तक। तो ये कैसे प्रिंट होगा आपका, DOCTO, जस्ट रिवर्स प्रिंट होने वाला है। तो चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट, यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं DOCTO जो मैंने बोला था कि रिवर्स में ये इस तरीके से प्रिंट होगा, तो वही प्रिंट हुआ है। होप समझ में आ गया। इसी तरीके से अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ जो है, देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कुछ नहीं दिया, तो ये तो मैंने बता दिया आपको, कुछ नहीं देंगे तो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, सीधा फॉरवर्ड सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे हम देते हैं -1, सिर्फ यहाँ पे -1 देते हैं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है। तो अगर आप स्टार्टिंग स्टॉपिंग को नहीं देते हो, ठीक है ना, स्टार्ट इंडेक्स स्टॉप इंडेक्स नहीं देते हो, सिर्फ यहाँ पे स्टेप देते हो डायरेक्ट -1, तो ये जो पूरा स्ट्रिंग है जो नेम वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवाया है, ये पूरा रिवर्स ऑर्डर में आपका प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन बटन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा रिवर्स ऑर्डर में बोर्ड टू कोड आ चुका है। देख लो, बोर्ड टू कोड क्या था, ये सीधा ऑर्डर में, उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर में देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आया है। तो सब कुछ यहाँ पे आपको स्लाइसिंग के बारे में, निगेटिव स्लाइसिंग, पॉजिटिव स्लाइसिंग, इसी तरीके से सब कुछ होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक आखिरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। क्या, देखो अगर सपोज मान लेते हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 से हमने स्टार्ट किया, कहाँ तक गए, मान लेते हैं 200 तक गए। तो ये कोड करेक्टली काम करेगा या नहीं करेगा, ये चेक करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग क्या है हमारा, स्टार्टिंग चेक कर लेते हैं। तो ये 0 है, ये 1 है। स्टार्टिंग यहाँ से देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हमारा डी है, तो यानी डी हमारा 10 है। उसके बाद हम सब काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेप वैल्यू नहीं है, तो गैप 1 का आएगा यहाँ पे आराम से। तो 10 के बाद जो 11 है वो भी इंडेक्स प्रिंट होगा, उसके बाद जितना इंडेक्स है सब प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ डी और ई ही आ रहा है, उसके बाद तो कोई स्ट्रिंग में वैल्यू ही नहीं है। और यहाँ तो स्टॉपिंग 200 दिए हुआ है, तो क्या एरर आना चाहिए यहाँ पे। तो देख लेते हैं। आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन। तो यहाँ पे देख सकते हो एरर नहीं है। यहाँ पे जहां से हमने स्टार्ट किया वहां से लेकर के जितना भी है वो सब प्रिंट हो रहा है। अगर मेरा जो स्टॉपिंग इंडेक्स है वो अगर आउट ऑफ द रेंज भी जा रहा है तो भी इशू नहीं आ रहा है। यहाँ पे सीधा सीधी जितना बचा हुआ है वो स्ट्रिंग हमारा प्रिंट हो जा रहा है एज एन आउटपुट, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, आप देख सकते हैं 10 और ये तो 10th इंडेक्स था और ये 11th इंडेक्स था। 11th के बाद अगर हम 12 ले लेते हैं तो क्या होगा, 12 से अब अगर हम इसको प्रिंट करवाए तो क्या होगा। अब तो इसमें कोई स्ट्रिंग ही नहीं आएगा इसके अंदर, तो फिर इसका आउटपुट क्या आने वाला है, चेक कर लेते हैं। आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन। तो यहाँ पर अब कुछ भी एरर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग में कुछ है ही नहीं इस इंडेक्स पे, इसीलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, पर एरर नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एरर नहीं है। तो अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे याद रखना ये एरर नहीं आता है। ये अगर कोई स्ट्रिंग है तो वहाँ पे प्रिंट हो जाए, नहीं है तो एरर नहीं आएगा। चलिए, होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसको अगर किसी भी स्ट्रिंग का आपको लेंथ देखना है तो कैसे चेक करोगे, तो चलो ये भी मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। लेंथ ऑफ, जो लेंथ मेथड है यहाँ पे len हम यूज़ करेंगे और फिर उसके अंदर हम पास करेंगे वेरिएबल का नाम जो कि name है।
आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन बटन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथ क्या है यहाँ पर, तो लेंथ है हमारा 12। जो स्ट्रिंग हमने स्टोर करवाया है किसके अंदर, नेम वेरिएबल के अंदर, उसका लेंथ कितना है, 12 है। यहाँ आप देख सकते हो। होप सब कुछ समझ में आ गया होगा स्ट्रिंग के बारे में। यहाँ पे मैंने पूरा कोडिंग करके भी आपको दिखा दिया है कि कुछ भी कोई भी चीज़ ना छूटे। पॉजिटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, पॉजिटिव स्लाइसिंग, निगेटिव स्लाइसिंग, लेन वेरिएबल का यूज़ करके हमने दिखा दिया है। टाइप भी हमने चेक करके दिखा दिया है टाइप मेथड से, कि टाइप हम कैसे चेक करते हैं किसी भी वेरिएबल का, और टाइप अगर पता करना है तो कैसे करना है, ये सब हमने बातें कर ली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये स्ट्रिंग मेथड्स था हमारा, ये सब हमने देख लिया। आप भी इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर करो, ठीक है ना, अगर बिगनर हो तो, और वरना बहुत कुछ इसमें से आता होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नंबर। स्ट्रिंग के बारे में जितना जरूरत था हमने देख लिया स्ट्रिंग के बारे में। अब यहाँ पे नंबर टाइप पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे डेटा टाइप में न्यूमेरिक टाइप देख लेते हैं, जिसमें इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ये तीनों टाइप आ जाता है न्यूमेरिक टाइप के अंदर। अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो दे आर डिफाइंड एज ए इंट, यानी जो इंटीजर टाइप होता है वो क्लास इंट से बिलोंग करता है, फ्लोटिंग टाइप फ्लोट से, और कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स क्लासेस से बिलोंग करता है पाइथन के अंदर। अब ये 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 लिया, तो a वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर हो रहा है, और वो किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है, क्लास उसका क्या है, तो इंट है। तो ये हमने यूज करना सिखा दिया। अब आप इसको एक्सप्लोर करके देख लोगे। b के अंदर हमने 5.5 लिया है, तो यहाँ पे b के अंदर क्या जा रहा है, 5.5, जो कि फ्लोटिंग नंबर है। और यहाँ पर आप अगर इसका टाइप चेक करोगे तो क्लास फ्लोट आएगा। उसी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम कैसे दिखाते हैं, a प्लस बी ऑफ आयोटा टाइप से। ये जे भी हो सकता है। ये जो ये आयोटा बोलते हैं, अगर आप 11th में हो और आपने या इंजीनियरिंग की है या BCA MCA कुछ में भी हो, तो आपको आयोटा के बारे में पता होगा। तो यहाँ पे a प्लस बी टाइम्स ऑफ आयोटा, ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस तरीके फॉर्मेट का अगर आप टाइप चेक करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स आएगा। बाकी इससे आगे इसमें बढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। इस स्लाइड में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे बुल, बाइनरी और नन टाइप हम देख लेते हैं। तो डेटा टाइप विद वन ऑफ द बिल्ट इन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। अगर आपके पास ट्रू, फॉल्स या 0 1 इस तरीके से है, या टी और एफ इस तरीके से है, या हाँ या ना, जिसका आउटपुट सिर्फ आप हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स, 0 और 1 इस तरीके फॉर्मेट में दे सकते हो, वो आपका बुलियन के अंदर आ जाता है। तो जो पाइथन के अंदर आपका बुलियन का जो टाइप है वो आपका ट्रू या फॉल्स इस तरीके का वैल्यू ही वो रिटर्न करता है। तो अगर हमने दे दिया बुल ऑफ 10 लिखा, बुल ऑफ 10 लिखा, और इसको स्टोर करवा दिया हमने x के अंदर, और x को प्रिंट करवाया कि क्या होने वाला है, और उसके बाद उसका टाइप चेक किया तो वो क्या आने वाला है, क्लास बुल के अंदर आपका बिलोंग करेगा वो। तो इस तरीके का एग्जांपल है, अपन चेक करेंगे इसको। तो ये चीज़ है। एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट्रू टी कैपिटल होता है हमेशा पाइथन के अंदर, याद रखना, टी कैपिटल, RUE स्मॉल, तो ये हो गया ट्रू। और इसको हम लोग एज अ 1 कंसीडर करते हैं पाइथन में, और यहाँ पे F कैपिटल में, और ALSE ये हो गया फॉल्स। इसको 0 कंसीडर करके चलते हैं पाइथन के अंदर। तो ये याद रखना, इसका जब अपन एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो इसका काफ़ी यूज़ करेंगे, तो इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इस स्लाइड में उम्मीद करता हूँ कि दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाइट्स क्या है? Bytes data type represent a group of byte numbers, just like a array. The only allowed value for a byte data type are a 0 to 256. यानी 0 से लेकर के 256 तक ही वैल्यू अलाउ होता है। बाय मिस्टेक इफ वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एनी अदर वैल्यूज देन वी विल गेट अ वैल्यू एरर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके अलावा अगर कोई वैल्यू हम इंटर कर रहे हैं या स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर एरर आ जाएगा। वंस वी क्रिएट अ बाइट्स डेटा टाइप वैल्यू वी कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, उसके वैल्यू को फिर हम चेंज नहीं करवा सकते हैं, अदरवाइज वी विल गेट टाइप्ड एरर यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमने बाइट डेटा टाइप का ऑलरेडी वैल्यू हमने क्रिएट कर चुका है, उसके बाद इसको अपन चेंज करना चाहेंगे तो वो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग में मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया। स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग क्या है, हमारा टाइप है str, ये क्लास। उसी तरीके से इंट क्लास, फ्लोट, ये जो है etc, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब इट कांट चेंज, इट कांट चेंज आफ्टर इट्स क्रिएशन, आफ्टर इट्स क्रिएशन।
तो यहाँ पे क्या होता है कि इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि वैसा वेरिएबल अगर उसको आप क्रिएट कर देते हो तो उसको आप फिर चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसके वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, उसको इम्यूटेबल बोलते हैं। म्यूटेबल मतलब इट कैन बी चेंज आफ्टर इट्स क्रिएशन। तो इम्यूटेबल जितने भी आपके जो टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, इंट इम्यूटेबल है, फ्लोट इम्यूटेबल है, एंड सो ऑन। समझ में आ गया? तो स्ट्रिंग में ये बात मैं नहीं बता पाया, तो यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, तो ये होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या बाइट्स का बात कर रहा था, तो बाइट्स पे आ जाते हैं हम लोग। x इक्वल्स टू बाइट्स ऑफ 10 हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x के अंदर हमने बाइट्स ऑफ 10 को स्टोर करवाया। प्रिंट x को अपने को प्रिंट करवाना है और फिर उसका टाइप देखना है क्या, तो ये अपन करके चेक कर लेंगे। उसी तरीके से बाइट एरे है, तो बाइट एरे को के अंदर हमने 10 पास करवाया और उसको स्टोर करवा रहे हैं x के अंदर और प्रिंट करना है x और टाइप इसका, तो ये अपन VS कोड के अंदर चल के देख लेंगे क्या है। होप इस स्लाइड में फिलहाल अभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो आपका नॉन टाइप होता है, तो नॉन टाइप इन अ पाइथन इज अ टाइप डेटा टाइप दैट्स सिंपली shows that an object has no values, a value of none. You can assign the value of none to variable, but there are also methods that return none. तो यहाँ पे क्या है, अगर हमने नॉन देना है किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो सपोज x के अंदर हमने क्या स्टोर करवा दिया, नॉन टाइप को, उसका प्रिंट करवाएंगे इसको, तो क्या आने वाला है वो अपन चेक करने वाले हैं, और उसका टाइप क्या है वो चेक करने वाले हैं। तो ये हो गया नॉन टाइप। सिमिलरली मेमोरी व्यू, जो आपका मेमोरी होता है ना, तो वो व्यू अगर करना है तो मेमोरी व्यू ऑब्जेक्ट अलाउ पाइथन कोड टू एक्सेस इंटरनल डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट सपोर्ट्स द बफर प्रोटोकॉल विदाउट कॉपिंग। द मेमोरी व्यू फंक्शन अलाउज डायरेक्ट रीड और राइट एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट्स बाइट ओरिएंटेड डेटा विदाउट नीडिंग टू कॉपी इट फर्स्ट। यहाँ पे क्या है, सपोज हमने बाइट्स वेरिएबल बाइट्स टाइप लिया है, उसके अंदर स्टोर कर, उसके अंदर हमने 10 को पास करवाया और फिर हमने क्या किया है, उसके मेमोरी को व्यू करना चाह रहे हैं, जिसको स्टोर कर दिया x के अंदर, तो उसको x क्या प्रिंट होगा वो देखने वाले हैं और उसका टाइप क्या है x का वो चेक करने वाले हैं। तो ये सबको अपन 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं VS कोड के अंदर। पहले इसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ तक होप समझ में आ गया। अब इसको पहले 1 बाय 1 अपन चेक कर लेते हैं VS कोड के अंदर। इसको कॉमेंट आउट कर दे रहा हूँ मैं। कॉमेंट आउट के लिए सिंपल सा मेथड है, आपको जितना भी चीज को आपको कॉमेंट करना है उसको पूरे को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। तो इस तरीके से कंट्रोल और आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपका कमेंट आउट हो जाता है। चलो 1 बाय 1 अपन चेक कर लेते हैं। सपोज हमने x लिया या a लिया, इक्वल्स टू उसके अंदर स्टोर करवाया नन को, फिर यहाँ पे अपने को प्रिंट करवाना है a और यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ a और आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन बटन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए के अंदर क्या प्रिंट हो गया, ए के अंदर नॉन चला गया यहाँ पे, और वही अपने को जब अपन उसका टाइप प्रिंट करवा रहे हैं तो नॉन टाइप, देख रहे हो, नॉन टाइप क्लास किससे बिलोंग कर रहा है, वो नॉन टाइप से। तो ये होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं ए के अंदर हमने बाइट्स लिया, उसके अंदर 10 स्टोर करवाया, फिर इसको अपन प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट ऑफ ए एंड देन प्रिंट टाइप ऑफ ए आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाइट्स ऑफ ए, बाइट्स ऑफ ए के अंदर हमने क्या पास किया था, 10 को। जब ए को अपन प्रिंट करवा रहे हैं तो ए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, देख लो, ए यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल कितना है, ये स्लैश स्लैश दिख रहा है ना, बैकवर्ड स्लैश, फिर x00, फिर बैकवर्ड स्लैश, फिर x00, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 9, ये 10। तो बाइट्स ऑफ 10 हमने देखा यहाँ पे, तो ये प्रिंट हो रहा है। अगर यहीं पे 20 लिखते तो, अच्छा ये तो 10 लिखा, फिर ए को प्रिंट करवाया तो ए का वैल्यू ये प्रिंट हो रहा है पूरा। और टाइप इसका अगर अपन चेक कर रहे हैं, ये ए का टाइप क्या है, तो ए का टाइप है बाइट्स, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर अगर 10 की जगह पे मान लो 8 ही देते हैं अपन, या 5 या 6 या 5 ही देते हैं, आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो, देखो, तो यहाँ पे जो आपका है \x00 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, देख पा रहे हो आपका, ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। वो अब आगे जब अपन नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डेप्थ में देखने वाले। फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा फील करो कि बाइट्स के अंदर अगर हमें 10 पास किया तो 10 टाइम्स यहाँ पे हमारा क्या गया, 10 टाइम्स यहाँ पे \x00 आया था। उसी तरीके से यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो जब हमने 5 पास कराया तो यहाँ पे क्या हो गया,
5 टाइम्स यहाँ पे सेम चीज रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हो, ये चीज फील कर पा रहे हो, क्योंकि जब आगे अपन अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं या फिर और टॉपिक को डेप्थ में देखेंगे तो यहाँ वहाँ पे काफी यूज होगा इसका, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ फील करवा रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा फील करो। क्लियर? चलो तो ये हो गया। अच्छा, अब a इज इक्वल्स टू, अगर हम ले लेते हैं बाइट एरे, और इसके अंदर अगर अपन 10 पास कराते हैं, फिर यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं अपने अपन ए को, और फिर यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं अपन टाइप ऑफ ए आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बाइट एरे जो है, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जब हमने ए को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे आया बाइट एरे और फिर बी, और फिर उसके अंदर आप देख पा रहे हो क्या बाइट्स की तरह ही कुछ दिख रहा है। यहाँ पे देखो \x 00, फिर \, कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स है। अगर यहाँ पे अपन 5 कर दे तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा। आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन, तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप बाइट एरे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्या है यहाँ पे \, यहाँ पे आप देख पा रहे हो \x, और यहाँ पे 00, फिर कितने टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है। तो ये चीज होप समझ में आ रहा होगा। और इसका टाइप जब हमने प्रिंट करवाया ए का, तो वो टाइप क्या है, बाइट एरे है। अब यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू हमने लिया मेमोरी व्यू, और इसके अंदर हमने लिया बाइट्स, और इसके अंदर लेट्स सपोज हमने 10 पास करवाया। तो यहाँ पर अब ए को अपने को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट ए, और फिर प्रिंट टाइप ऑफ ए आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जब हमने क्या किया, ए को प्रिंट करवाया, तो ए क्या हुआ, यहाँ पे मेमोरी आया एट। तो यहाँ पे मेमोरी एट कहाँ पे है, मेमोरी का वहाँ पे लोकेशन देख पा रहे हो आप। यहाँ पे इस तरीके से मेमोरी का कुछ आपको मेमोरी व्यू एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे ये मेमोरी एट, यहाँ पे मेमोरी का लोकेशन आप 0x का मतलब हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है। तो जब नंबर सिस्टम बात करेंगे तो वहाँ पे काफी डेप्थ में देखेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि आप इस तरीके के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है कि जो ए स्टोर है उसका मेमोरी व्यू अगर आप चेक करना चाह रहे हो, जहाँ पे बाइट्स 10 है, तो वो मेमोरी के किस लोकेशन पे है, तो वो मेमोरी व्यू से आप देख सकते हो, जो कि यहाँ मेमोरी लोकेशन एट दिखा रहा है हमारा कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, इस तरीके से लोकेशन दिखा रहा है। अच्छा, साथ ही साथ क्या है, अगर उसका क्लास अपन प्रिंट करवा रहे हैं, ए का क्लास क्या है, तो मेमोरी व्यू आ रहा है, तो ये भी देख पा रहे हो। तो होप सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, अब ए इज इक्वल्स टू, मान लो हमने 10 लिया, प्रिंट ए और प्रिंट टाइप ऑफ ए आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ए का वैल्यू क्या है, 10, जो कि 10 ए के अंदर स्टोर हुआ, और ए को हमने प्रिंट करवाया तो ए का वैल्यू 10 आ गया, और टाइप क्या है उसका, क्लास एंड से वो बिलोंग कर रहा है, जो कि मैंने बताया भी था। अच्छा, यहीं पे मान लो 10.5 ले लेते अपन, तो 10.5, तब आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन, तो यहाँ पे क्या होता, तो 10.5 एक फ्लोटिंग नंबर है जो किसके अंदर जाएगा, ए के अंदर, और ए प्रिंट हो जाएगा 10.5, और उसका नेक्स्ट लाइन में टाइप हमने प्रिंट करवाया है, तो टाइप क्या है, फ्लोट क्लास से ये बिलोंग कर रहा है। उसी तरीके से अगर मान लो कॉम्प्लेक्स होता है ये, तो 10 प्लस 5j, इस तरीके के फॉर्मेट में अगर अपन इसको प्रिंट करवाते हैं, तो आफ्टर सेविंग क्लिक ऑन रन, यहाँ पे क्या होता है देखो, तो ए के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप दे रहे हो वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, तो वो एज इट इज प्रिंट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। वो ए का टाइप क्या है, तो ए का टाइप है क्लास, देख पा रहे हो कॉम्प्लेक्स, तो कैसा टाइप का है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो न्यूमेरिक टाइप था वो भी हमने दिखा दिया, डेटा टाइप में न्यूमेरिक टाइप, इंडेटियल। फिर हमने जो नॉन टाइप था वो भी हमने देखा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका मेमोरी व्यू, बाइट्स, फिर हमने बाइट एरे, ये सबको भी हमने देखा, और इसका हमने कोडिंग भी करके थोड़ा देखा है कि क्या क्या है। ये सब बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, जब आप इन पे कमांड करोगे तब ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे आकर के मतलब काफी मदद करने वाली हैं बड़े बड़े कामों में। तो होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा बुलियन, बाइनरी एंड नॉन टाइप जो हमने देख लिया। अब यहाँ पे टाइप कन्वर्जन के बारे में लेक्चर 1 में भी हमने थोड़ा सा बात किया था। क्या बात किया था, जैसे यहाँ पे हमने किया था कि लेट सपोज हमने क्या किया कि इनपुट लिया, यूजर से इनपुट, लेट सपोज एज, अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 पहले जाके कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ पे आओ। तो यहाँ पर एज हमने लिया है जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो इनपुट, और इनपुट में एज लेना चाह रहे हैं तो इंटर एज, और फिर यहाँ पर जब ये इंटर एज होगा
तो आपको कीबोर्ड पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इंटर करो। तो सपोज आपने 20 इंटर किया तो एज के अंदर 20 तो चला जाएगा, लेकिन जब इस एज का टाइप चेक करोगे ना तो वो टाइप आएगा str, मतलब बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप जो होता है इनपुट का वो str होता है, यानी क्लास str से बिलोंग करता है। तो कहने का मतलब फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी, हाँ बिल्कुल गड़बड़ी होगी, तो उसको चेंज करना है। तो टाइप कास्ट यहाँ पे हमें करना होता है। तो टाइप कास्ट करने के लिए हमें एज जनरली इंट में रखना होता है, तो यहाँ पे हम इंट कर देंगे। तो यहाँ पे टाइप कास्ट हो गया। अब आप जो भी इंटर करोगे 10, 20, 30 वो जो स्टोर होगा एज वेरिएबल के अंदर, ये अब इसका टाइप अगर चेक करोगे तो अब जो टाइप आएगा तो टाइप ऑफ एज, अब अगर इसका प्रिंट करवाओगे तो आउटपुट में अब आएगा क्लास। क्लास क्या होगा हमारा? इंट। तो इस तरीके का आपका जाएगा। तो ये होप समझ में आ गया। तो टाइप कन्वर्जन, तो टाइप कन्वर्जन भी आपका दो तरह का होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक टाइप कन्वर्जन तो आपका जो इम्प्लिसिट है तो वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो जो आपको मैं मैथ्स जैसे सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ ये, तो a इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमने लिया 2 प्लस 5.5। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये जब सॉल्व करोगे इस एक्सप्रेशन को तो इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो यहाँ पे ये इंट है, ये क्या है? इंट है, और ये क्या है? फ्लोट है। तो पहला तो क्वेश्चन मन में आया क्या ये सॉल्व हो सकता है या नहीं? तो हो जाएगा, लेकिन इंट फ्लोट को कैसे आप ऐड कर रहे हो? ये तो गलत कर रहे हो, फिर टाइप सेम ही नहीं है, आप उसको ऐड करना चाह रहे हो, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या करता है इंटरप्रेटर, इसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये हो जाता है 2.0 प्लस, मतलब 2.0 मतलब 2.0, और ये हो जाता है 5.5। अब ये भी फ्लोट में और ये भी फ्लोट में है, तो ये हमारा हो जाता है ए। तो ए का अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5, यहाँ पे 5 प्लस 0 5 पॉइंट है तो पॉइंट, 2 प्लस 5 7, तो 7.5 ए के अंदर चला जाएगा। और अब ए का अगर आप टाइप प्रिंट करवाओगे ना तो वो आएगा फ्लोट। समझ में आ गया? तो इस तरीके के टाइप में हमको एक्सटर्नली कुछ नहीं करना पड़ रहा है, खुद से हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो कि मशीन खुद से कर पा रहा है, जो इंटरप्रेटर खुद से कर ले रहा है इसका टाइप कन्वर्ट। जैसे यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे इनपुट में इसका क्लास क्या था, इसका टाइप क्या था, str। हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि इसका टाइप कैसा होना चाहिए, इंट होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, प्रिंथेसिस देकर के हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है। फिर यहाँ पे जाकर के उसका टाइप चेंज हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन। तो होप यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन का मतलब और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब। मल्टी लाइन स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट में देखो आप, जैसे आप मान लो कोई कोड लिखते हो ना, तो कोड लिख लेते काफ़ी लंबा चला, जैसे ए इज इक्वल्स टू मान लो कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हो, तो ये एक्सप्रेशन बड़ा सा हो गया पूरा एक लाइन में। अब VS कोड में कभी भी दिखता ही नहीं, वो लाइन क्रॉस हो गया, या फिर अगर नेक्स्ट लाइन में लाना चाहोगे तो वह कहीं कहीं पे एरर दिखाता है। तो अगर आप चाह रहे हो कि हम मतलब कोई कोड लिखे तो यहाँ से यहाँ तक कोड लिखे, पर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये अलग हो जाए और यहाँ से यहाँ वाला जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, बट ये एक अंदर जो स्टोर हो या सॉल्व हो तो वो एक ही लाइन में रहे, मतलब ये इंटरनली वन ही लाइन में हो, पर मुझे देखे कि ये क्या है, अलग अलग लाइन में है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो एक्सप्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन का, मतलब ये लाइन तो कंटिन्यू है लेकिन उसको हम खुद के सिंप्लिसिटी के लिए उसको नेक्स्ट लाइन में करके लिख सकते हैं। तो उसको लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर बोलते हैं, जो हम बैक स्लैश का यूज कर सकते हैं। आप कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन में अगर बैक स्लैश का आप यूज कर रहे हो डायरेक्ट इस तरीके से, तो ये लाइन एक ही लाइन में है, लेकिन वो हमारे सिंप्लिसिटी के लिए दिखेगा यहाँ पे कि ये अलग अलग लाइन में है। मैं इसको VS कोड के अंदर रन करके आपको दिखा दूंगा अच्छे से, तो ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बैक स्लैश यूज होता है, बैक स्लैश, होप समझ में आ गया होगा। एक होता है इम्प्लिसिट जो खुद से हो जाता है। लेट सपोज आपने लिखा a इज इक्वल्स टू कुछ लिख रहा है, उसके अंदर लिख रहे हो, फिर नेक्स्ट लाइन में आ गए, फिर नेक्स्ट लाइन में आ गए, उसके बाद जाके आपने पेरेंथेसिस को क्लोज किया, तो बाय डिफॉल्ट ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में, ये भले 3 लाइन दिख रहा है पर ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में इंटरनली होगा। समझ में आ रहा हो? क्योंकि यहाँ पे जब हमने ओपन पेरेंथेसिस दिया है और ये जब तक क्लोज पेरेंथेसिस आ नहीं जाता है तब तक इसको हम एक लाइन ही मान के चलेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट होता है, क्योंकि ये खुद ब खुद जो इंटरप्रेटर है इसको इंटरप्रेट कर लेता है कि जब तक उसका पेरेंथेसिस का पेयर मिलेगा नहीं तब तक वो एक ही लाइन कंसीडर करके चलेगा। हाँ, तो ये
उसी तरीके से ब्रैकेट हो गया, उसी तरीके से ब्रेसेस हो गया। तो ये सारे आपका एक लाइन। अब ब्रेसेस कहाँ पे लगता है? तो डिक्शनरी जब आप यूज करोगे, सेट्स यूज करोगे, तो वहां पे आप ब्रेसेस का यूज करते हो। स्क्वायर ब्रैकेट का आप कहाँ पे यूज करते हो? इंडाइसेस, या फिर आपको स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, या फिर लिस्ट है आगे पढ़ने वाले हो, तो वहां पे यूज करते हो। पेरेंथेसिस का तो काफी जगह पे यूज करते हो, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे जो आप यूज करते हो वो है टपल। टपल में यूज करते हो पेरेंथेसिस का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इम्प्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन और एक्सप्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टी लाइन स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे a इज इक्वल्स टू हमने 10 लिखा, b इक्वल्स टू हमने 20 लिखा, c इक्वल्स टू हमने 30 लिखा। अब इसको इतना अलग अलग लिखने के बजाय हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे? कैसे? कॉमा लगा के। मतलब a इज इक्वल्स टू आप 10 लिखो, फिर कॉमा लगा दो, फिर b इज इक्वल्स टू 20 लिखो, फिर कॉमा लगा दो, फिर c इज इक्वल्स टू 30 लिखो, एंड काम खत्म। ये और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, ये दोनों एकदम सेम है। ये जो रेक्टेंगल के अंदर है और ये जो 3 लाइन है, ये एग्जैक्टली सेम है, ये दोनों। आ रही बात समझ में? तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन यूजिंग अ सेमी कॉलन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, पाइथन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का हम लोगों ने लेक्चर 1 में भी जिक्र किया है थोड़ा बहुत। तो इंडेंटेशन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड। ये शो क्या करता है? ब्लॉक ऑफ कोड को, या बॉडी ऑफ कोड। जैसे इफ का बॉडी हो गया, एल्स का बॉडी हो गया, या फिर वाइल लूप का बॉडी हो गया, फॉर लूप का बॉडी हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड, या फिर ब्लॉक ऑफ कोड जैसे यहाँ पे आप फंक्शन पर हो गए तो फंक्शन में आपको ब्लॉक ऑफ कोड वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इन सब के लिए हम लोगों को इंडेंटेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करना पड़ेगा पाइथन के अंदर। जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब में जो ब्लॉक ऑफ कोड है या फिर बॉडी ऑफ कोड जो होता है, वो आप करली ब्रेसेस से दिखाते हो, ठीक है ना। लेकिन पाइथन के अंदर जो है वो इंडेंटेशन से आप दिखाते हो। तो इंडेंटेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इंडेंटेशन को हम 4 वाइट स्पेसेस भी बोलते हैं। आर यूज टू इंडेंट एंड आर प्रिफर्ड ओवर टैब्स। देखो यहाँ पे, अब इंडेंटेशन के लिए आप 4 वाइट स्पेस यूज कर सकते हो, एक टैब यूज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ है बाय डिफॉल्ट। जब हम यहाँ पे यूज करेंगे VS कोड यहाँ पे यूज करें, तो बाय डिफॉल्ट जब अपन मान लेते हैं इफ लिखा हमने, इफ के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा कि 5 इज ग्रेटर देन 7, और फिर यहाँ पे जब उसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक वाइट स्पेस बनने वाला, 4 वाइट स्पेस, जिसको एक टैब भी बोलते हैं, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हो कुछ भी। प्रिंट, लेट सपोज हमने प्रिंट करवाया एफ स्ट्रिंग से, क्या प्रिंट करवाना चाह रहा है? अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये इफ ब्लॉक लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ? इनसाइड इफ ब्लॉक। और अगर ये फॉल्स है, जो कि फॉल्स है भी, तो हम एल्स में चले जाएंगे, और एल्स में जाके फिर यहाँ पे इंडेंटेशन आएगा, जो कि एक टैब या 4 वाइट स्पेस बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा दीजिए इनसाइड एल्स ब्लॉक। हो गया। तो इस तरीके से आप इंडेंटेशन का यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आप फॉर लूप, वाइल लूप, ये सब हम लोग पढ़ने वाले वहाँ पे भी यूज़ करेंगे, फंक्शन पढ़ने वाले वहाँ पे भी। तो इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आप इग्नोर करके नहीं जा सकते हो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पाइथन कमेंट्स की अगर हम बात करें, तो पाइथन में कमेंट्स आप एक तरह से कर सकते हो। वैसे तो कितने लोग आप बात करोगे कि भाई हम तो कमेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रिपल कोट से भी हम कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मैं बोलूँगा कि ये रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि वो डॉक स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग के अंदर ही काउंट होता है, तो वो डॉक स्ट्रिंग में आता है। मेन जो कमेंट होता है, तो कमेंट हम लोग सिर्फ और सिर्फ किससे करते हैं? हैश से ही कमेंट करते हैं। आपको अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है तब तो कोई नहीं, आपको जितना है पोर्शन आप सिंगल लाइन सेलेक्ट कर लो और ये हैश लगा करके लिखो। तो सब कमेंट में, कमेंट क्या होता है, आपको इंटरप्रेटर जो होता है कमेंट को इग्नोर करता है। कमेंट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, सही कोड, गलत कोड, कोई लाइन कुछ भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इग्नोर करता है। कमेंट क्यों यूज आता है? जब हम कोई कोड को लिखते हैं, वहाँ पे कमेंट लिखते हैं, तो बाद में वो कोई उस कोड का कोई और रीड कर रहा हो ना, तो उसको समझ में आए कि इस लाइन को क्यों लिखा गया है। तो अगर उसको आसान बनाना है तो हम कमेंट लिखते हैं और फिर उसके बाद कोड लिखते हैं, तो इससे कोड रीडेबल होता है। जो दूसरे कोडर होते हैं उनके लिए काफ़ी उस कोड को समझना आसान हो जाता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इसको जो भी हमारा कमेंट होता है उसको इग्नोर करता है, ये याद रखना, ठीक है। तो हैश से हम इसको, जैसे यहाँ पे हैश बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, तो इसको क्या करेगा,
इंटरप्रेटर इग्नोर करेगा कंप्लीटली, इसको नहीं प्रिंट करेगा। प्रिंट सिर्फ क्या करेगा, इस लाइन से उसको मतलब होगा, 1:10 वाले लाइन से उसको मतलब होगा। तो यही होता है कमेंट। अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो मल्टी लाइन कमेंट में जितना भी आप लाइन को कमेंट करना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल और फॉरवर्ड / आपको क्लिक करना है, आपका कमेंट हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो किसमें किसमें, वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड लिटरल्स में क्या डिफरेंस है। वैसे लेक्चर 1 में मैंने इसका ऑलरेडी जिक्र कर दिया है कि लिटरल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, ये एज अ कंटेनर यूज होते हैं जो स्टोर करते हैं डेटा को। जैसे एज इक्वल्स टू 25, तो ये एक वेरिएबल का एग्जांपल हो गया, कलर चेंज करने दो, तो ये एक वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। उसी तरीके से ये एक डेफिनेशन हो गया। और चेंजेबिलिटी की बात करेंगे तो वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं, कैन बी अपडेट एनी टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो ये हो गया। लिटरल्स क्या होता है, तो लिटरल्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पहली बात। कहाँ पे, कांट बी चेंज। उसके बाद जो लिटरल्स होता है जैसे 10 हो गया, मैंने इसका आपको शॉर्टकट बताया था कि जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना उसके राइट साइड में जो भी लिखा होता है वो लिटरल्स होता है। तो लिटरल्स को आप एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं कर सकते हो। लिटरल्स जो होता है वो क्या होता है, द एक्चुअल रॉ डेटा होता है और वैल्यू रिटन इन कोड। तो एक्चुअल रॉ डेटा या वैल्यू जो होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं, जो जनरली पेरेंथेसिस के सॉरी जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसके राइट साइड में जो वैल्यू होता है उसी को हम बोलते हैं रॉ डेटा या फिर वैल्यू रिटन इन अ कोड। तो यही एक्चुअल रॉ डेटा होता है या वैल्यू होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। तो लिटरल्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया। अब कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट जब भी हम अपने कोड को लिखना चाहते हैं ना उसमें मान लेते हैं पाई का वैल्यू है, तो पाई जहाँ पे भी हम यूज करने वाले हैं अपने मैथ्स के अंदर तो वो तो फिक्स होने वाला है पाई का वैल्यू 3.14, या ग्रेविटी का वैल्यू जनरली 10 लेके चलता है तो वो तो फिक्स होने वाला है, जी का वैल्यू 10। तो इन सब को फिक्स करके हम लिखना चाह रहे हैं। आप चाहो तो जी इक्वल्स टू 10 लिख दो तब भी चलेगा, लेकिन आप चाह रहे हो कि ये फिक्स हो जाए, आगे जाके कोई एरर ना आए, कोई बग नहीं आए, तो वहां पे आप क्या कर दो कि इसको कॉन्स्ट के अंदर डाल दो, कॉन्स्ट टाइप के अंदर। अ वेरिएबल हुज वैल्यू इंटेंडेड टू रिमेन अनचेंज्ड, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो इस वैल्यू को। अगर कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर कुछ लिख देते हो तो उसको कभी भी आप चेंज नहीं कर पाओगे पूरे कोड के दौरान। तो अगर किसी चीज को फिक्स रखना चाह रहे हो इंटायर कोड तो आप वहां पे कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज कर सकते हो, कांस्टेंट वेरिएबल का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेबिलिटी के अंदर, टेक्निकली चेंजेबल इन पाइथन बट रिस्ट्रिक्टेड बाय कन्वेंशन। तो आप इसे चेंज ना करो, कांस्टेंट और वेरिएबल को आप चेंज नहीं करो, और ये अनचेंजेबल होता है, ये याद रखना। तो कांस्टेंट समझ में आ गया, कांस्टेंट नाम से समझ में आ रहा है कि हम पूरे कोड में हम उसको सेम रखना चाह रहे हैं, तो चेंज क्यों करेंगे, जाहिर सी बात है। वेरिएबल चेंजेबल होता है एग्जीक्यूशन टाइम पे, और उसी तरीके से लिटरल्स क्या होता है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना आपका, उसके राइट साइड में जो लिखा हुआ है एक्चुअल रॉ डेटा या वैल्यू, उसी को हम लोग लिटरल्स बोल देते हैं। तो ये डिफरेंस बेसिक सा था, वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा पाइथन ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस टेबल। तो ये आपका एक अलग से पाइथन ऑपरेटर चैप्टर है, लेक्चर इसका इसका अलग से है, तो उसमें मैं काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस याद रखना क्या होता है, प्रायोरिटी होता है, प्रायोरिटी। प्रेसिडेंस सिंपल सा प्रायोरिटी होता है, पावर होता है, किसको कितना इज्जत देना है। तो ये उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं वो ब्रैकेट को, उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी आपका एक्सपोनेंट, जो पाइथन के अंदर एक्सपोनेंट को हम ऐसे शो करते हैं डबल स्टार से, तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर को। फिर थर्ड में आपका यूनरी ऑपरेटर होता है उसको। फोर्थ में आपका मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, यहाँ पे आपका उसी तरीके से मॉड्यूलर डिवीजन, फिर यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये होता है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, उसके बाद यहाँ पे बिटवाइज एंड, उसके बाद बिटवाइज एक्सॉर, उसके बाद बिटवाइज और, फिर यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसी तरीके से आपका इक्वल टू, ये सब हो जाएगा। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर, इन, नॉट इन, इज नॉट, इज नॉट, तो ये सारे इसी कैटेगरी में 10th नंबर पे आएंगे और प्रायोरिटी में, और यहाँ पे इसी कैटेगरी में सब है, तो मैंने सबको यहाँ पे रखा है। अच्छा, उसी तरीके से फिर आएंगे हमारे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, फिर लॉजिकल एंड ऑपरेटर, फिर लॉजिकल और, फिर हमारे
इफ एल्स, जिसको कंडीशनल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, फिर हमारे पास लेमडा एक्सप्रेशन आएंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे हमारे पास इक्वल टू, फिर यहाँ पे प्लस इक्वल टू, फिर यहाँ पे डिवीजन इक्वल टू, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, इस तरीके का जो भी है। फिर यहाँ पे वॉरलेस ऑपरेटर जो यहाँ पे कॉलन और इक्वल टू से दिखाते हैं, तो ये सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, सबसे लीस्ट इसके प्रायोरिटी होती है। तो प्रायोरिटी होप समझ में आ गया होगा, पावर, यानी कि अगर ये दोनों आएगा तो हम इज्जत ज्यादा किसको देने वाले, पहले किसको इवेलुएट करेंगे, तो इसको बोलते हैं पावर। अगर मान लो कि सेम पावर आ गया, सेम पावर जैसे मल्टीप्लिकेशन आ गया और एक में डिवीजन आ गया, फ्लोर डिवीजन, ये दोनों किसी एक्सप्रेशन में एक साथ आ गया, तब आप किसको इज्जत दोगे ज्यादा, इसको या उसको? तो इज्जत तो दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों सेम है, तो दोनों का इज्जत सेम है, तो फिर तो वहां पे हमको एसोसिएटिविटी चेक करनी होती है। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, जब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देख लो ये सबका सेम सेम कैटेगरी में, मतलब इसका प्रायोरिटी तो सेम होता है, लेकिन अगर ये दोनों तीनों चारों सब सेम एक ही साथ आ गए, तब हम किसको कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके ठीक लास्ट वाले कॉलम में जाइए और चेक कीजिए एसोसिएटिविटी को। तो एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। मतलब हम इसको कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में पहले कौन है, मल्टीप्लिकेशन, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ पे फ्लोर डिवीजन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? तो एसोसिएटिविटी का मतलब, तो एसोसिएटिविटी याद रखिए, राइट टू लेफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर का होता है, यूनरी ऑपरेटर का होता है, और फिर यहाँ पे आपका लॉजिकल नॉट का होता है, और असाइनमेंट ऑपरेटर जो है लास्ट वाला उसका होता है। तो यही 3-4 जगह पे है जो आपका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होता है, अदरवाइज हर एक ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होता है। याद रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी टेबल जो था उसमें आपको इतना ही पता होना चाहिए था, इससे आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को उड़ाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। जब ये चैप्टर को हम पढ़ेंगे, लेक्चर को पढ़ने वाले हैं, तो उसको काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे जितना ज़रूरत था बताना मुझे, मैंने उतना बता दिया आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, लेकिन मैं कुछ बातें पहले कर लेता हूँ जो पीछे ऑलरेडी अपन डिस्कशन कर चुके हैं। क्या क्या कमेंट के बारे में तो बता ही दिया आपको, यहाँ पे इंडेंटेशन के बारे में भी लेक्चर 1 में भी बात किया था, और यहाँ भी जरूरत है नहीं इसकी, और बाकी ये सब को जरूरत है बताने की, यहाँ तक तो हो ही गया था। टाइप कन्वर्जन ये सब तो मुझे लगता है कि ये सब हो गया है। आप इसको खुद से ट्राई करके VS कोड पे आप चेक कर लेना, और मुझे नहीं लगता है कि ये सब करके दिखाना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेक्चर 1 में भी बहुत कुछ करवा दिया हूँ और यहाँ भी बहुत कुछ करवा दिया हूँ। तो ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, VS कोड का काम यहाँ पे खत्म है। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिया है, तो इसको अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं वन बाय वन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन? तो पाइथन एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है, प्रिंट करना है कि ये क्या प्रिंट करेगा। तो आपको कोड में जाकर कोडिंग नहीं करना है कि कोड में जाकर के VS कोड में जाकर कोडिंग करके उसका आउटपुट बता रहे हैं, नहीं। वीडियो पॉज कीजिए, इसको खुद के नॉलेज से सॉल्व कीजिए और फिर आउटपुट बताइए। तो चलो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन सब में से यहाँ पे क्या है, माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन, उसी तरीके से फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे एक्सपोनेंट, फिर यहाँ पे फ्लोर डिवीजन, फिर यहाँ पे एडिशन, इस तरह का ऑपरेटर है। इसमें हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है? तो यहाँ पे इन सब में हाईएस्ट प्रेसिडेंस आपका किसका? तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है? तो कभी भी आप याद रखोगे ए एक्सपोनेंट बी लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो ए जो लेफ्ट साइड में है वो, फिर उसके पावर में बी, तो ये मतलब होता है ए स्टार स्टार बी का। तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट को। तो एक्सपोनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे, उसके लेफ्ट में क्या है 2, उसके राइट में क्या है 3। तो 2 को हम पहले लिखेंगे, उसके पावर में हम 3 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 के पावर 3 होता है 2 टू द 4 टू द 8, तो 8 हो गया। तो मतलब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसको हम फिर से लिख लेंगे 10 माइनस 4 इंटू, यहाँ पे ये पूरा 2 स्टार स्टार 3 सॉल्व करके आया 8, फिर यहाँ पे आ गया फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, और फिर आ गया यहाँ पे 4 प्लस 1। अब इसमें चेक करो प्रेसिडेंस किसका ज़्यादा है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, पर दोनों साथ में आ गया है, तो यहाँ पे तो लड़ाई हो जाएगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा, एसोसिएटिविटी से डिसाइड होगा। तो ये लेफ्ट टू राइट होता है एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मतलब पहले 4 और 8 सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए 10 माइनस 4 इंटू 8,
तो कितना होता है ये 32। फिर आ जाएगा डिवीजन एंड 4 प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 4 ये क्या है, तो ये फ्लोर डिवीजन होता है। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि अगर इसको सॉल्व करके 4.3 आ रहा है ना, तो इसका जस्ट नीचे वाला इंटीजर लेंगे 4.3। 4.3 का नेक्स्ट इंटीजर होगा 5, और जस्ट इसको राउंड ऑफ करेंगे तो उसका जो जस्ट बिलो इंटीजर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, 4 खुद हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि फ्लोर डिवीजन का मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट है हटा दो, सिर्फ जो इंटीजर पार्ट है वही आपका आंसर में आता है। फ्लोर डिवीजन का मतलब बस इतना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, फ्लोर डिवीजन हो गया। अब यहाँ पे 10 माइनस कितना होगा 32। 32 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है 8। 8 8 का तो फ्लोर डिवीजन 8 ही हुआ, 8 तो खुद है, इसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट है ही नहीं, तो वो हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 8 ही होगा। तो 8 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन, इन दोनों का तो प्रायोरिटी सेम होता है। तो एसोसिएटिविटी चेक करो, लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 10 माइनस 8 2 और प्लस 1। अब हम इसको लास्ट में सॉल्व कर देंगे, 2 प्लस 1 3, तो ये लास्ट में 3 आ गया। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल कितना 3 इसका आउटपुट, जो कि ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, जो कि इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट क्या करने वाला है हमारा इंटरप्रेटर 3 प्रिंट कर देगा। होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। कितनों को लग रहा होगा ये बोर्ड मास है, ठीक है ना, बचपन में पढ़े होगे बोर्ड मास। तो ये बात समझने की आप कोशिश करो कि हर जगह पे इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो मैं मेथड बता रहा हूँ प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी, वो आपका मेन मेथड है, उसको फॉलो करो तो यहाँ पे हर कुछ सही रहेगा। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन दिया हुआ है हमारा, तो ये ऑपरेशन है हमारा, इसको परफॉर्म करके रिजल्ट क्या आने वाला है वो रिजल्ट के अंदर चला जाएगा। और ये रिजल्ट जो है वो पूछ रहा है कि अगर इसको प्रिंट करवाएंगे तो वो किस टाइप होगा, वो टाइप उसका क्या होगा, ये 4 ऑप्शन में से बताना है, या एरर आएगा। तो ये चीज़ आपको बताना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या, कि ट्रू को पाइथन कंसीडर करता है +1 और फॉल्स को पाइथन कंसीडर करता है 0, बताया था। हाँ, होप याद होगा। तो यहाँ पे ट्रू को 1 से रिप्लेस कर दो, और 2.0 ये फ्लोट है, और इनटू ये क्या आ गया आपका फॉल्स, जिसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, और डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे वही रूल अप्लाई करेंगे प्रेसिडेंस का सबसे ज़्यादा, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो प्रेसिडेंस तो इसका ज़्यादा है एडिशन के कंपेयर में। इसमें भी हम लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट पहले सॉल्व करेंगे, तो 2.0 यानी 2.0 क्या है, फ्लोटिंग नंबर है, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक और 0 से, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। 0.0 क्या आएगा 0.0, क्योंकि मैंने बताया था आपको जैसे 2 है प्लस 5.5 है, इसको आप ऐड करोगे तो ये तो इन टाइप का, ये फ्लोट टाइप का, ओवरऑल ऐड करोगे तो ये 7.5, जो कि क्या होता है फ्लोट टाइप का। तो कहने का मतलब ये इंट किस में कन्वर्ट होता है, पहले फ्लोट में कन्वर्ट होता है 2.0 में, उसके बाद फिर ये सॉल्व होता है। उसी तरीके से 0 पहले 0.0 में कन्वर्ट होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल ये 0 आ जाएगा, तो 0.0 आ जाएगा, राइट। अब डिवाइड करेंगे 4 से, तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग क्या आएगा 0 ही आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.0। अच्छा, उसी तरीके से 1 इसमें ऐड करना है, तो 1 प्लस 0.0 तो क्या हो जाएगा 1.0। तो ओवरऑल टाइप क्या हो गया इसका, फ्लोट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कितनों को लगेगा कि ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, ये हो गया, तो ट्रू क्या है 1 है, तो 1 है तो इंटीजर, पर इंट नहीं होगा यहाँ पर, और ये सब नहीं आने वाला है बूल वगैरह, ये क्या आने वाला है, टाइप एरर भी नहीं आया यहाँ पे। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग वेरिएबल सेटअप। तो यहाँ पे ये मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, ये स्ट्रिंग टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पे कुछ हमारा ऑप्शन दिया हुआ है स्लाइसिंग के फॉर्मेट में, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्लाइसिंग एक्सप्रेशन विल बी इवेलुएट टू एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी मतलब कि खाली होना चाहिए, एकदम खाली, कोई स्पेस वेस्पेस नहीं। स्पेस को भी एज ए स्ट्रिंग काउंट करता है हमारा इंटरप्रेटर, तो इसीलिए ये स्ट्रिंग जो है एकदम सटा हुआ है, मतलब स्पेस भी नहीं है इसके अंदर, एकदम एम्प्टी स्ट्रिंग है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक करना है, तो मैंने बताया तो ये तो पूरा करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये सिंटेक्स बिल्कुल करेक्ट है, ये पूरा टेक्स्ट के अंदर जो भी स्ट्रिंग है सब प्रिंट कर देता है, तो ये तो एम्प्टी होगा ही नहीं।
तो ये आंसर नहीं हो सकता है मेरा। उसी तरीके से इसको चेक कर लो, तो ये इसको चेक करोगे तो -1 का गैप है और ये क्या है -3 है, तो ये -1 ये -2 ये -3, तो -3 से हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, -4 तक जाएंगे और -5 एक्सक्लूडेड है तो छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है तो -3 से -4, तो यानी कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट ई और एन आने वाला है। तो कहने का मतलब ये भी एम्प्टी नहीं है। उसी तरीके से नेक्स्ट 10 to 20, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में हमारा ये आ रहा है, तो 10 से हम कितना भी आगे तक जा सकते हैं। हाँ 10 इंक्लूडेड होता है, हाँ, तो इसके आउटपुट में मेरा ई आ जाएगा और बाकी कुछ है नहीं तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बताया था कि ये एरर कोड नहीं है, ये करेक्ट कोड है, तो सिर्फ ई आ जाएगा इसके आउटपुट में। वीडियो अगर लेक्चर स्टार्टिंग से नहीं देखो तो देख लेना, मैं हर कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसीलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। अब यहाँ पे तो ऑप्शन डी ही इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लेते हैं वैसे, तो 2 से स्टार्ट करना है, तो 0 1 2 2 से स्टार्ट करना है अपने को, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक, निगेटिव इंडेक्स है। अरे यार 2 से हम उल्टा कैसे चलेंगे, नहीं समझ रहे हो, 2 से तो हमें पॉजिटिव जाना है, यानी कि यहाँ 2 से तो पॉजिटिव जाना है, 2 से +5 तक जाना है, तो हम 2 से उल्टा कैसे चल सकते हैं यहाँ पे, जबकि स्टेप बता रहा है उल्टा, उल्टा चलने के लिए। यहाँ पे जो आपका जो आउटपुट आने वाला है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 से 5 जाओगे ना, तो यहाँ से उल्टा आप चलोगे, तो उल्टा चलोगे तो यहाँ पे तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एग्जैक्ट आउटपुट ऑफ दिस रिवर्स स्टेपिंग स्लाइसिंग ऑपरेशन, तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे चेक कर लो, तो ये खाली है, ये खाली है, ये है। तो पहली बात तो ये क्लियर रखो कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ये एस के अंदर ये स्ट्रिंग जा रहा है हमारा, तो इसको अगर ऐसे हम लोग लिख लेते हैं एस ऑफ कॉलन कॉलन लिखते, तो इसका आउटपुट क्या होता है, तो फॉरवर्ड में पूरा स्ट्रिंग आ जाता है आउटपुट में। अच्छा, अगर यहीं पे स्टेप की जगह पे -1 लिख देते तब इसका आउटपुट क्या आता, यही पलट क्या आता है, रिवर्स पूरा आता, क्या आता है, पूरा रिवर्स, मतलब ई, फिर हाइफन, फिर डी, फिर हाइफन, फिर सी, फिर हाइफन, फिर बी, फिर हाइफन, फिर ए, ये पूरा आता है पलट के। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो -2 है, यहाँ पे -2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट वाला प्रिंट होगा, फिर -1 नहीं होगा, फिर उसके बाद वाला प्रिंट होगा, फिर उसके बाद वाला नहीं होगा, फिर उसके बाद वाला प्रिंट होगा, फिर उसके बाद वाला नहीं होगा, फिर उसके बाद वाला प्रिंट होगा, फिर उसके बाद वाला नहीं होगा, फिर उसके बाद वाला प्रिंट होगा। तो ये मतलब होता है हमारा -2 का, ठीक है। जैसे -1 था यहाँ पे, तो ओवरऑल सब हो गया, सब प्रिंट हो गया उल्टा करके। तो -2 का मतलब है कि एक एक गैप करके होगा, मतलब ई प्रिंट होगा तो ये नहीं, डी प्रिंट होगा तो ये नहीं, सी प्रिंट होगा तो ये नहीं, डी बी प्रिंट होगा तो ये नहीं। तो इस तरीके से मेरा आउटपुट क्या होगा, ई डी सी बी ए, करेक्ट आंसर है विदाउट स्पेसिंग। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन यू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग पाइथन कोड, जब इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा मेरा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो व्हाट, यहाँ पे वर्ड्स के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है हमारा, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल नाम का एक स्ट्रिंग है जो स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पे साथ में ये भी बोल रहा है कि वर्ड ऑफ जीरो, जो वर्ड है उसका 0th पोजीशन पे आप चेंज कर दीजिए आई को, जो कि कैपिटल आई है उसको स्मॉल आई के आई पे कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद प्रिंट करवाइए वर्ड को। तो क्या ये हो पाएगा, हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है, तो इम्यूटेबल होता है तो इसका मतलब है कि आप वो वाला हरकत नहीं कर पाओगे जो आप करना चाह रहे हो यहाँ पे। तो इम्यूटेबल होता है, इसका मतलब है कि ये आई को चेंज नहीं कर पाओगे आप स्ट्रिंग को। तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। वैल्यू एरर, टाइप एरर, तो एरर एरर आ जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7th में क्या है, एनालाइज द स्ट्रिंग concatenation and multiplication precedence below, what is the output, यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला है, इसका आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों में प्रेसिडेंस किसका ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा हमारा। अच्छा, अब 3 × 2 तो 6 होता है, बट यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ, मतलब एज ए स्ट्रिंग काउंट होगा ये 3, तो एज ए स्ट्रिंग जब काउंट होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 2 है, तो ये 3 स्ट्रिंग 2 टाइम्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे 3 3 आ जाएगा। फिर उसमें ऐड कर रहे हैं हम किसको, ये 2, ये भी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे क्या है, 2 स्ट्रिंग को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब सीधा सीधी कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो एडिशन से हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा।
तो प्रिंट क्या होने वाला है मेरा, टाइप स्ट्रिंग, इंट नहीं प्रिंट हो सकता है, टाइप स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और क्या प्रिंट होगा 233 मतलब ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग मल्टी वेरिएबल असाइनमेंट एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, पी है, तो पी के अंदर क्या जा रहा है हमारा, लिस्ट है 1 2 3। उसी तरीके से मेरा क्यू है, क्यू के अंदर क्या जा रहा है मेरा 1 2 3। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इसको सही से देखो ना, तो सही से अगर इसको चेक करोगे तो ये एक मेमोरी है, मान लो मेमोरी है, उसमें पी है जिसको कुछ एड्रेस मिला होगा, क्यू है जिसको कुछ अपना एड्रेस मिला होगा, और यहाँ पे एक लिटरल है जो है हमारा 1 2 3। ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये भी इसको पॉइंट आउट कर रहा है, दोनों सेम को पॉइंट आउट कर रहा है फिलहाल। तो ये हो गया, ये कहने का मतलब हो गया। अच्छा, उसी तरीके से फिर क्यू को हमने अपडेट कर दिया, तो क्यू को हमने अपडेट करके यहाँ पे लिटरल स्ट्रिंग 1 2 3 स्टोर कर दिया। तो अब ये जो है इसको पॉइंट करने लगेगा, अब इसको पॉइंट आउट नहीं करेगा ये, ठीक है ना। तो ये अलग पॉइंट आउट कर रहा है, ये अलग पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, तो अब हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं पी को पहले प्रिंट करवाएंगे। तो पी किसको पॉइंट आउट कर रहा है 1 2 3 को, तो पी का तो 1 2 3 हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, 1 2 3 लिस्ट ही होगा, 1 2 3 लिस्ट होगा, टाइप एरर भी नहीं होगा, तो या तो बी होगा आंसर या तो सी होगा। अब टाइप ऑफ पी, तो टाइप ऑफ पी क्या है हमारा, लिस्ट है, इसका टाइप अगर चेक करोगे तो ये LIST आएगा, और इसका टाइप चेक करोगे तो ये STR आएगा। टाइप तो दोनों का चेंज अलग अलग है, दोनों का टाइप यहाँ पे बोल रहा है कि सेम है क्या, ये इक्वल साइन ये बताता है कि दोनों इक्वल है या नहीं चेक करना। इक्वल है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, अगर इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो एक लिस्ट है एक STR है, दोनों सेम है क्या, नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आप बोलोगे आपने लिस्ट पढ़ाया नहीं, ये पढ़ाया नहीं, वो पढ़ाया नहीं, फिर इतना कुछ है नहीं कि एकदम लिस्ट पढ़ा हुआ रहना चाहिए तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा चीजें अगर समझ में, आगे की चीजें समझने लगोगे ना, तो जब वो टॉपिक पे आओगे तब आप बहुत कुछ वहाँ पे पहुँचने से पहले सीख चुके होगे, तो वहाँ पे मुझे पढ़ाने में भी आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस बना के रखो, कुछ चीज़ें इधर उधर ऊपर नीचे हो रही हैं तो पेशेंस बना के रखो। वीडियो लेक्चर 1 से लेकर के जितने भी लेक्चर 20-25 लेक्चर्स पूरे आने वाले हैं उसको पूरा देख लो। उसके बाद पाइथन में अगर कोई दिक्कत हो रहा है फिर दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछना कि यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है भैया, वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, फिर पूछना। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग नेस्टेड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग एक्सप्रेशन। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग किसके अंदर जा रहा है, सैंपल के अंदर जा रहा है, और यहाँ पे साथ साथ ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपका इंडेक्सिंग भी हुआ है। तो ये इंडेक्सिंग का नया मेथड है, इसको हम लोग 1D 2D 3D भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये 3D इंडेक्सिंग है। तो यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ, नहीं येलो ही ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन में 1 से लेकर के 8 तक इस लिस्ट के अंदर वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट के अंदर क्या जाएगा 1 से 8 तक, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो 1 मतलब हो गया ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो एक्सक्लूडेड है, लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है, तो ये आई नहीं जाएगा, मतलब टी तक ही जा पाएगा, ठीक है। तो मेरा जो इस लिस्ट के अंदर वैल्यू जाएगा वो कितना जाएगा, NFORMAT। तो इसको जो सॉल्व करके आया, ये सबसे बाहर वाला स्क्वायर ब्रैकेट को जो हमने सॉल्व किया, स्लाइसिंग को सॉल्व किया, तो ये उसका आंसर आया। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाले को अपन सॉल्व करेंगे, इस वाले को। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया था इसका मतलब कि अगर कॉलन कॉलन -1 है तो वो जो भी स्ट्रिंग होता है उसको रिवर्स कर देता है, तो इसका मतलब है इस स्ट्रिंग को ये रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट का स्लाइसिंग पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, TAMROFN, ये हो जाएगा। अब लास्ट वाला है यहाँ पे स्लाइसिंग, यानी लास्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्या आंसर देगा, तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। 2 से 5 तक जाना है तो 2 तो ये हो गया 2, और 5 तक जाना है, यानी 5 यहाँ पे आ रहा है पर उससे एक पहले पे ही खत्म हो जाएगा, तो मतलब यहाँ तक। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, MRO इज करेक्ट आंसर। अगर इसको प्रिंट करवाओगे तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, सैंपल का आउटपुट MRO, जो कि ऑप्शन क्या है, MRO, ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार।
मैं जब अलग से लिस्ट पढ़ाऊंगा, फिर वहाँ पे एरे में भी आने वाला है वो सब कॉन्सेप्ट, वो सब जब पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे और अच्छे से क्लियर होंगी। यहाँ पे जो बता रहा हूँ जितना, होप यहाँ से भी आपको चीजें क्लियर हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देखो, और उसके बाद भी डाउट हो रहा है तो पेशेंस बना के रखो। जब तक लिस्ट, टपल, जो भी कलेक्शन वाला पार्ट है, जो भी ऑपरेटर्स का पार्ट है, जो भी स्ट्रिंग वाला और आगे चैप्टर है, वो सब जब तक क्लियर नहीं होता अच्छे से, एरे वगैरह, तब तक आपको थोड़ा बहुत डाउट रहेगा। जैसे जैसे चीजें क्लियर होने लगेंगी आप यकीन मानो काफी कंफर्टेबल हो जाओगे पाइथन के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली ट्रू रिगार्डिंग, कंप्लीटली ट्रू बोल रहा है रिगार्डिंग वेरिएबल एंड डेटा टाइप। पाइथन इज स्टैटिकली टाइप नहीं यार, डायनेमिकली टाइप, नॉट स्टैटिकली टाइप होता है, यानी कि ये डायनेमिकली टाइप होता है। नॉट अगर यहाँ पे होता है स्टैटिकली टाइप तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है, फिलहाल फॉल्स है, क्योंकि पाइथन जो होता है वो डायनामिकली टाइप्ड होता है। पाइथन वेरिएबल एक्ट एज अ प्रिंट पॉइंटर और रेफरेंस टू अ मेमोरी लोकेशन कंटेनिंग द एक्चुअल डेटा ऑब्जेक्ट। हाँ, बिल्ड इन डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग ऑल आर म्यूटेबल। नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो स्ट्रिंग होता है, फ्लोट होता है, इंटीजर होता है, ये सारे क्या है, इम्यूटेबल टाइप के होते हैं, तो म्यूटेबल ये रॉन्ग हो गया। वेरिएबल नेम कैन बी बिगिन विद अ नंबर, नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं क्या कोई भी वेरिएबल का नाम? 9 टाइम्स ऑफ नम लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, रॉन्ग। तो ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी हमारा जो वेरिएबल्स होता है वो पॉइंटर्स और रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन कंटेनिंग द एक्चुअल डेटा ऑब्जेक्ट। यस, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने कहा ही था जो पाइथन के अंदर जितनी भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ही रहेंगे। तो ये चीजें थी, छोटी छोटी सी बातें थी जो अपन यहाँ पे समझ सकते हैं। और क्वेश्चंस मैंने करवा दिया जितना मॉडरेट टू एडवांस लेवल क्वेश्चन था। तो ये 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लास्ट में करवा दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस टॉपिक पर और बिल्ड हो। तो होप समझ में आया होगा काफी अच्छे से। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कुछ, इस होमवर्क को कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे ऐड हो जाओ। इस होमवर्क को करके पीडीएफ बना करके अपने नोटबुक का पीडीएफ बना करके मुझे पीडीएफ सेंड कर सकते हो ताकि मैं क्रॉस चेक कर लूँ आपका आंसर। और अगर आपका आंसर सही है तो कांग्रेचुलेशन, और नहीं कहीं पे अगर मिस्टेक हुआ तो मैं बता दूंगा, तो उसे आप रिजॉल्व कर लोगे। व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट राइट रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स, उसके बाद राइट प्रोग्राम टू स्टोर योर डिटेल्स, फिर डिफरेंशिएट इंट एंड फ्लोट टाइप, एंड फिर यहाँ पे व्हाट इज स्ट्रिंग एंड एक्सप्लेन स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट। तो ये सब कहाँ पे काम आएगा? ये सब काम आएगा आपको जब आप जैसे 10th में हो, 12th में हो, या फिर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो सेमेस्टर का, तो 1 नंबर 2 नंबर का छोटा मोटा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ये सब बन सकता है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवाया है वो तो अच्छा लेवल पे क्वेश्चन करवाया है, तो वो कंपटीशन में आपको दिख सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आता है उसके अंदर दिख सकता है। तो वो सब हो गया। और बाकी पूरा टॉपिक तो इंपॉर्टेंट ही है, टॉपिक को तो छोड़ के जा ही नहीं सकते। क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस आप जितना कर लो वो कम है, लेकिन टॉपिक लिमिटेड होता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए तो वो लिमिटेड होता है, उसको समझ लिए तो आप 1000 क्वेश्चन करो या 10 क्वेश्चन करो, बात बराबर। कॉन्सेप्ट लेकिन क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप 10 क्वेश्चन कर लो, कंफर्टेबल हो जाओ, काफी है। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 1000 क्वेश्चन के बाद भी 1001वां क्वेश्चन में आप गारंटी है कि फंस जाओगे। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो। होप सब चीजें आपको क्लियर होंगी, वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों आज का लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। प्रैक्टिस करना मत भूलिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग देखने से नहीं कोडिंग करने से आती है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप कोडिंग।